सो मैंने ये बोला कि फर्स्ट यू हैव टू चेक CIR66 वेटेज एरिया, है ना, और वन जो फॉर मॉड 10 है, मॉड 10 के लिए जो वेटेज एरिया है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे से समझना होगा, तो यू हैव टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस CIR66 सिलेबस, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। बाकी बेसिक बेसिक देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना इतना है, तो आप उतना क्लियर गेट नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमने 66 देखा एंड देन वेटेज, और अकॉर्डिंग टू द वेटेज यू कैन गो थ्रू द CIRs कि हमें फर्स्टली 145 कवर करना है और सीरीज कवर करना है या फिर कैमो पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट प्रीवियस अगर डेटा आप देखोगे तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने अभी प्रेजेंट का भी देखा, मॉड 10 का पेपर्स, तो सेम सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और वेटेज भी सिमिलर ही है, जो पहले का वेटेज था वही आज का वेटेज है। बट अभी क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर फिक्स, तो फ्रॉम नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड, है ना। अब तो आपको पता रहेगा कि हाँ अगर हमने कैमो या CR145 या CRM हमने नहीं पढ़ा, कवर नहीं किया है, और इसमें से क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं बनेगा, तो 4 क्वेश्चन भी आ रहा है तो हमसे नहीं बनेगा, सिंपल है। अगर हमने नहीं कवर किया तो हमें क्लियर पता है कि हम 40 पे ही हैं, तो हमारे पास 40 का प्रिपरेशन है, 44 का नहीं है, तो हमारे पास होने के चांसेस कम है, सिंपल है। सो अभी नाउ ना यू कैन जजमेंट योरसेल्फ, है ना, अपना प्रिपरेशन आप जज कर सकते हो। पहले नहीं कर सकते थे, पहले बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो इसीलिए पहले का पैटर्न क्या था, डिफिकल्ट था। बट देखो मैं पहले के पैटर्न में ही पेपर दिया हूँ, सब तभी भी सारा पेपर निकाल लिया। इस डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी अबाउट द मॉड्यूल एंड हार्ड वर्किंग, जो भी आप बोल सकते हो। वो हार्ड वर्किंग नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे को अच्छा पोजीशन पे जाना है, इंजीनियर बनना है, तो वो करना पड़ेगा, नेसेसिटी है ना। हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वी हैव टू डू, है ना, वो हमारी नेसेसिटी, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम बेकार हैं, ठीक है। वरना फिर वही चलेगा जो हमारे जनरेशन में पहले चल चुका है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CR66, आई विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना, CR66 सिलेबस एंड ऑल अबाउट द CIR10, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सबको? यू कैन आस्क योर क्वेरी एनीथिंग, है ना, आपके पास कोई भी डाउट होना तो आप सिंपली पूछ लेना, ठीक है। और अगर आप बोल नहीं पा रहे हो या फिर आपको लगता है कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं क्वेरी चेक कर लूँगा कमेंट में, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CR66। तो पहले मैं CR66 सिलेबस आपको समझाऊंगा, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द CR145, ठीक है। देन मैं CR145 को बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो बेसिक्स ऑफ द CR145 आप जैसा बोलो, बट मैं अपने अकॉर्डिंग आपको फ्रेशर ही समझूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। Some people are texting me and asking me, sir, how I can switch the category, है ना। तो मैं उनको डिनाई कर देता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ जल्दी कि कैटेगरी कैसे स्विच करना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम है आपके साथ में। ये नहीं देखो कि कौन क्या कर रहा है, आप ये देखो ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है आपको B1 का काम बहुत अच्छा लगे, इफ़ यू आर फ्रॉम B1। हो सकता है आपको B2 का काम बहुत अच्छा लगे, इफ़ यू आर फ्रॉम B2। बट जिस कैटेगरी से भी आप पढ़ रहे हो ना, तो फर्स्ट प्रोसीड विद दैट कैटेगरी, है ना। आफ्टर दैट इफ यू विल गेट द लाइसेंस, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। B1 से B2 में जाना है, B2 में चले जाओ, B1 में जाना है, B1 में चले जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट पहले ना, अब जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी को कंप्लीट करने के बारे में सोचना कि इफ़ यू आर स्टडिंग विद B2 कैटेगरी, तो कंप्लीट योर B2 मॉड्यूल एंड RT पेपर, इट्स मैंडेटरी फॉर गेटिंग B2 लाइसेंस, है ना। तो पहले आप वो कवर करोगे। इफ़ यू आर स्टडिंग विद B1.1 कैटेगरी और कैटे कैटेगरी,
तो यू हैव टू कंप्लीट दोज मॉड्यूल्स, है ना। अगर आप कैटे कैटेगरी से पढ़ रहे हो तो कैटे का मॉड्यूल दे रहे हो, B1 कैटेगरी, और कुछ कुछ डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा वैसे अभी। तो लाइक एक मैं आपको बता देता हूँ बेसिक सा, मे बी आपने सुना होगा कि अगर आप कैटे का पेपर दे रहे हो, लाइक है ना, यू आर फ्रॉम B1 कैटेगरी एंड यू आर गिविंग द पेपर्स अंडर कैटे कैटेगरी, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आपको कैटे लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। इफ यू आर फ्रॉम 147 बेसिक, आफ्टर 1 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई कैटे लाइसेंस, है ना। लॉग बुक एंट्री दिखा के आप कैटे लाइसेंस अप्लाई कर लेते हो, कैटे लाइसेंस मिल जाएगा। बट B1.1 कोर्स के लिए आपको B1.1 के मॉड्यूल चाहिए। तो बेटर है कि इफ यू आर फ्रॉम B1.1 कैटेगरी, गिव रेस्पेक्टिव कैटेगरी मॉड्यूल्स। कैटे कैटेगरी का मॉड्यूल देने का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। और ऐसा मेरे काफ़ी सीनियर लोग के साथ हो गया, उन्होंने कैटे का पेपर दिया, ठीक है, उन्होंने कैटे करके कैटे बन गए इंजीनियर रिव्यू, दे आर सर्टिफाइंग स्टाफ, दे आर साइनिंग विद 5 to 6 years, है ना। अब क्या हुआ, जैसे उनका B1 फुल स्कोप आया, जैसे उनका फुल स्कोप का कोर्स आया, बट उनके पास B1 के पेपर नहीं है, ठीक है, 2-3 पेपर बचे हुए हैं, तो उनका B1 रुक गया, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन, एविएशन में कोई भी डिसीजन बहुत बुरा आपको नीचे गिरा देती है। तो कुछ भी डिसीजन अगर कर रहे हो, कुछ भी डिसाइड कर रहे हो एविएशन में, तो बहुत सोच समझ के करना होता है, वरना पता चलेगा आपका जो क्लासमेट है, बैचमेट है, वो साइनिंग इंजीनियर बन के साइन कर रहा है और आप अभी टेक्नीशियन ही घूम रहे हो, है ना। टेक्नीशियन होना भी बुरी बात है तो नहीं, बट आप बनने तो इंजीनियर आए हो ना। सो अभी हम देखेंगे 10 मॉड्यूल में, तो आप देख रहे हो इधर वी हैव 10.10 सब मॉड्यूल्स, है ना। तो 10.10 सब मॉड्यूल्स हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, एवरी सब मॉड्यूल्स। तो जब 10.1 आप देखते हो ना, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज दैट? द रोल ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन्होंने मेंशन किया द रोल ऑफ व्हाट इज द ICAO, DGCA, एक्ट एंड रूल्स। सिंपल आपको समझ में आता है, ये लेवल 1 का है, ठीक है। तो एक्ट एंड रूल से हमसे क्या होता है, 2 to 3 क्वेश्चंस ये हमसे पूछ रहे होते हैं, लेवल 1 टाइप में, बेसिक बेसिक टाइप में पूछते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप है ना। CR21 कैसे रिलेट करता है M से, N145 N66 N147, अभी मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम में समझा दूंगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। देन आप देखोगे CR में कि सर कि दे हैव मेंशन द AMC एंड GM, व्हाट इज दैट, एंड AAC। तो AAC हम लोग देख लेंगे, ये सर्कुलर हो गया। AMC इज द एक्सेप्टेबल मींस ऑफ कंप्लायंस, एंड व्हाट इज द GM? GM इज अ गाइडेंस मटेरियल। तो एक्सेप्टेबल मींस ऑफ कंप्लायंस मींस मिनिमम वैल्यूएशन कर रहे हो किसी भी पॉइंट का, कि मैंने बोला कि आपको ये करना है, लाइक इफ यू वांट टू बिकमिंग अ B1 इंजीनियर, आपके पास 2 years, मोर देन 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल स्कोप के लिए, एंड आपके पास B1 का पेपर होना चाहिए, और एज अ कैटे सर्टिफाइंग स्टाफ होना चाहिए इंडिया में। डायरेक्टली फुल स्कोप B1 में नहीं मिलता, B2 का तो डायरेक्ट मिलता है आफ्टर 2 years। इफ यू आर फ्रॉम 147 कैटेगरी, आफ्टर 2 years यू विल गो फॉर टाइप रेटिंग, है ना, फुल स्कोप के लिए चले जाओगे। बट B1 डायरेक्ट नहीं मिलता, तो B1 में तो टाइम लग जाएगा, पहले आपको कैटे मिलेगा, आफ्टर दैट जब कोर्स आएगा आपका तो फुल स्कोप होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ना। तो सेम AMC भी यही डिफाइन करता है कि जो भी हम CAR पढ़ रहे हैं, वॉट एवर, लाइक 145 या कैम ऑर्गेनाइजेशन और CRM, तो हम किसी भी बेसिक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके एक्सेप्टेबल मीन्स क्या है, ठीक है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। और गाइडेंस मटेरियल जस्ट गाइड मटेरियल, है ना, दे आर गाइडिंग द AMC कि उसे हम कैसे और अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल मीन्स आप कंप्लायंस एंड द गाइडेंस मटेरियल्स, है ना, तो यह आपको मिल जाएगा। अकरेंस रिपोर्टिंग, हेलो,
तो अकरेंस रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू CAR सेक्शन 2 सीरीज सी पार्ट 1। तो सीरीज सी पार्ट 1 आपका क्या है, डिफेक्ट रिपोर्टिंग है ना, मेजर डिफेक्ट माइनर डिफेक्ट तो जितने भी हैं एंड रिपेयर्स, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सीरीज सी में। सीरीज बी हमारा ML से रिलेटेड है, तो ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सीरीज बी के बारे में बात की गई है। बाकी फिर बेसिक बेसिक से यार, क्योंकि अकरेंस रिपोर्टिंग केवल सीरीज सी में नहीं आएगा, you can also find in CR 145, CRM, ML, CAO, जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मिलेगा। जितने भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी तो अकरेंस रिपोर्टिंग होती है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में भी दे हैव मेंशन्ड अकरेंस रिपोर्टिंग वाला जो भी पॉइंट है, या उनका क्या कहता है अकरेंस रिपोर्टिंग, ठीक है, कैसे रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, कब नहीं करना है, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है डीसी को, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। AIC एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर लाइक द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिलीज से टॉपिक थे 145 में भी मिल जाएगा, बेसिक बेसिक है। लाइक अब इनिशियल एंड इनका रिलेशनशिप फिर से हो गया बेसिक सा। अब रिलेशन कैसा है वो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक बेसिक, है ना। यू आर स्टडिंग फ्रॉम 147 बेसिक, है ना, अभी रिसेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ई पार्ट 8 तो अभी रहा नहीं, वो रिवोक हो गया ना, ई पार्ट 8 सीरीज ई पार्ट 8 सेक्शन 2, है ना। तो सेक्शन 2 सीरीज ई पार्ट 8 ये तो रिवोक हो गया, अभी हमारा है 147 बेसिक्स। तो यू आर स्टडिंग फ्रॉम 147 बेसिक, या फिर हो सकता है आप ई पार्ट 8 से। आफ्टर दैट आप क्यों पढ़ रहे हो कि हमें मैकेनिक बनना है, टेक्नीशियन बनना है, इंजीनियर बनना है, सिंपल है। तो यू आर स्टडिंग फ्रॉम 147 बेसिक फॉर CR 145 ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो, आप 145 ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टडी कर रहे हो। आपको जॉब 145 ऑर्गेनाइजेशन ही देगा जो मेंटेनेंस कर रहा है। तो व्हाट इज द 145 ऑर्गेनाइजेशन, तो 145 ऑर्गेनाइजेशन इज अ AMO, अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, बट CAR का लैंग्वेज में ही बोलना है ना, अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो या फिर पहले क्या था, पहले लिखता था अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन AMO को, अब जो नया 145 आया है उसमें लिखता है अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और मैं बोल रहा हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लगेगा तीनों सही है, बट तीनों तो सही नहीं है, ये तो बस पढ़ाने के लिए है, सही तो केवल एक ही है। एक एज पर CAR 145 जो अभी रिसेंट अपडेट है वो क्या बोलता है, अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले लिखता था अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन AMO का मीनिंग, तो अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन भी अब गलत हो गया, अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट वर्ड, है ना। तो आप AMO के लिए स्टडी कर रहे हो जो कि अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि इफ यू आर वर्किंग अंडर द 145 ऑर्गेनाइजेशन, आप एयरक्राफ्ट साइन करोगे, रिलीज करोगे, तो रिलीज करने का जो प्रोफार्मा है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे समझ में आएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने फिर हमें गाइडेंस दिया CAR 66 कि अब आपको 145 में रिलीज साइन करना है, एयरक्राफ्ट रिलीज करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ CAR 66। तो CAR 66 में इन्होंने क्या डिफाइन कर दिया, रिक्वायरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंसिंग। तो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अभी जो हमने 66 में मेंशन किया, यू हैव टू कंप्लीट दोज रिक्वायरमेंट, आफ्टर दैट यू कैन साइन द एयरक्राफ्ट। सिंपल है, अब आपको समझ में आ जाता है। ये बेसिक बेसिक रिलेशन है, इजीली रिलेट कर सकते हो ना, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, है ना। अब आप साइन कर रहे हो, यू आर एज अ सर्टिफाइंग स्टाफ, साइन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट आपने सही साइन किया, गलत साइन किया, ये कौन डिसाइड करेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि एयरक्राफ्ट के एयरवर्दीनेस का ध्यान रखेगा कि आप पे जो भी मेंटेनेंस हुआ वो सही हुआ। तो इसके लिए इनके पास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन दे हैव मेड CIRM। तो CIRM में कई सारे पार्ट हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस है इसमें, पहले तो ये समझ लो। तो कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस भी CIRM देखेगा एंड कैमो भी करेगा, मीन्स ये भी डिसाइड करेगा कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा कि नहीं करेगा, मीन्स ARC करेगा। तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो आप समझ गए कि सर हमारा काम जो हो रहा है वो सही है या गलत है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा नहीं करेगा, एयरवर्दी है नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, कैमो, एज पर मेंटेनेंस जो भी अप्रूव्ड AMP है। अब लाइक हमने एयरक्राफ्ट पे मेंटेनेंस किया, वी आर वर्किंग ऑन द एयरक्राफ्ट, बट हम किस प्रोसीजर से वर्क कर रहे हैं, प्रोसीजर होना चाहिए। लाइक
इंडिगो का एग्जांपल ले लो, एयर इंडिया का एग्जांपल आप ले लो, आकाशा का एग्जांपल ले लो। दे हैव लॉट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है। इंडिगो के पास 400 प्लस पहुंच रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब इतने सारे एयरक्राफ्ट है, क्या ये पूरे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस केवल एक एएमएम से हो जाएगा? नहीं, इतना तो आसान है नहीं कि एयरबस ने जो भी एएमएम दिया उसी से हो जाएगा, नहीं। तो एवरी एयरलाइन, जितने भी एयरलाइंस हैं, जितने भी एओसी एओपी ऑपरेटर है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो जितने भी एओसी ऑपरेटर हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा? अपना एएमपी बनाना पड़ेगा, ओन एएमपी बनाना पड़ेगा। द एएमपी इज बेस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम, है ना। तो एएमपी इज द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम, वो हमें बनाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना फ्लीट है, इनका मेंटेनेंस मैं कैसे करूंगा। डीसीए को दिखाना होगा डेटा कि हम इस डेटा के बेसिस पे इनका शेड्यूल मेंटेनेंस हम करेंगे, जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस रहेगा। तो हमें एएमपी बनाना पड़ेगा। अब एएमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? द सीआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीआरएम हमें डिफाइन करेगा, इसका कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस सेक्शन डिफाइन करेगा कि आपको कैसे एएमपी बनाना है। अगर आपके पास एक ही एयरक्राफ्ट है, 2 एयरक्राफ्ट है, 3 एयरक्राफ्ट है, 4 एयरक्राफ्ट है, या 2 या 3 फ्लीट है, ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए जो आपके मैन्युफैक्चरर ने जो गाइडलाइन दिया ना, इंस्ट्रक्शन दिया, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस दिया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल दिया, उसी मैनुअल पे आप काम करते हो, ठीक है। बट जब आपके पास फ्लीट बहुत बड़ा है, 20, 30, मोर देन 40, इतना ज्यादा एयरक्राफ्ट है, तो आपको अपना ओन एएमपी बनाना होगा। आपको दिखाना होगा कि हम कैसे मेंटेन करेंगे इतना एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, शेड्यूल है वो भी। आपके पास एक बाइक है, उसका सर्विसिंग कराना इजी है, बट अगर आपके पास 10 बाइक हो तो क्या सबको मेंटेन कर पाओगे? बोलोगे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। लेकिन अगर वही कॉमर्शियल पर्पज से हो तो आप करोगे। तो सिंपल है, एयरलाइन आर द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो वो उनको तो मेंटेनेंस करना है, और मेंटेनेंस करना है तो डीसीए के रेगुलेशन फॉलो करना है, तो ए बनाना होगा, सिंपल। तो आप समझ गए कि सीआरएम के 2 सेक्शन मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एएमपी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम, ये सीआरएम का ही पार्ट में आएगा, वो भी कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस में आएगा। और कैमो इज द डिफरेंट पार्ट, जो कि एआरसी करेगा। वो ये बताएगा कि जिस एएमपी पे आपने काम किया, वो काम आपने सही किया है कि नहीं, है ना। तो जो भी आपने वर्क किया, यू हैव डन द मेंटेनेंस ऑन द एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट को एयरवर्दी बनाता है या नहीं बनाता है, दे विल, कैमो विल डिसाइड। और आफ्टर सेटिस्फेक्शन, है ना, वो एआरसी करेगा। तो उसके भी रूल्स हैं, कब करेगा कब नहीं करेगा, वो हम सारी कहानियां समझेंगे। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कि कनेक्टेड है। अब हमारे पास आता है CR21, जो लकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब CR21 क्या बोलता है? CR21 इज द मैन्युफैक्चरर। अब इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिजाइन कोई और करता है, मॉडिफाई कोई अदर करेगा, और मैन्युफैक्चरर कोई और होगा, मींस फैब्रिकेशन वाला काम कोई और करेगा। इसमें भी बहुत सारा एरिया डिफाइंड है ना। लाइक इंडिया में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टेड है वो भी डिफाइंड है। तो हमें ये भी देखना है 21 भी। तो बेसिक 21 भी हमें समझना पड़ेगा कि 21 में कितने सब पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका क्या क्या काम है। तो सब कनेक्टेड हो गए। CR21 से एयरक्राफ्ट आता है, लाइक एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, मैं 145 में ही आपको बताऊंगा। CR21 से एक एयरक्राफ्ट नया नया बन के आता है, उसको CRS चाहिए या नहीं चाहिए? और आप एक मेंटेनेंस कर रहे हो 145 ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने मेंटेनेंस किया 145 ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक हमने एक इंजन चेंज किया, वो तो बहुत बड़ा काम हो गया, छोटा ही काम कर लो आप। लाइक व्हील चेंज किया, व्हील चेंज पे भी CRS तो देना ही है, क्योंकि मेंटेनेंस आपने किया है। तो अब यहाँ पे CRS हम रिलीज कर रहा है, इंजीनियर सर्टिफाइंग स्टाफ CRS रिलीज किया, ठीक है, एक ही मेंटेनेंस हो गया। तो ये CRS 145 के अंडर में इशू हुआ। बट मैं क्वेश्चन क्या है कि एयरक्राफ्ट नया नया बना है, मीन्स मैन्युफैक्चर हुआ है, तो CR21 हमें कैसे प्रूफ देगा कि दिस एयरक्राफ्ट इज एयरवर्दी फॉर फ्लाई, है ना। CR21 के पास क्या अथॉरिटी है? वो रिलीज तो नहीं करेगा ना। तो CR21 करेगा क्या? क्योंकि मेंटेनेंस तो उसने किया नहीं, उसने क्या किया, दे हैव मैन्युफैक्चर्ड द एयरक्राफ्ट, है ना, वो एयरक्राफ्ट बनाया है। 145 मेंटेनेंस करता है तो CRS रिलीज करेगा, बट 21 मैन्युफैक्चर नहीं किया, सॉरी मैन्युफैक्चर किया।
उसने मेंटेनेंस नहीं किया। तो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सीआरएस तो नहीं दे सकते, सीआरएस तो मेंटेनेंस पे होता है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आता है, मैं सिंपल से थोड़ा बता देता हूँ, प्रोडक्शन रिलीज। तो CR21 प्रोडक्शन रिलीज करता है, वो भी कब तक कर सकता है कब तक नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने मैन्युफैक्चर करके 10 साल रख दिया और वहां पे प्रोडक्शन रिलीज कर रहे हो कि ये सही है, नहीं, फिर तो गलत हो गया ना। देखो मैन्युफैक्चर करके 10 साल रख दिए एयरक्राफ्ट और आपने कोई उस पर काम ही नहीं किया, तो फिर वो एयरवर्दी कहाँ रहा? आपके पास क्या प्रूफ है कि वो एयरवर्दी है? उसका फ्लाइंग आवर 0 है, बट मेंटेनेंस तो वो भी मांगेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसकी भी टाइम लिमिट है कि कब तक प्रोडक्शन रिलीज दे सकता है कि ये एयरवर्दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो सारी चीजें समझ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो बस पास होना है तो पास तो वैसे भी हो जाएंगे। पास होने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। द 10.2 पैरा इज द सर्टिफाइंग स्टाफ मेंटेनेंस, है ना। तो सर्टिफाइंग स्टाफ कहाँ पे आएगा? यू कैन रीड फ्रॉम 145, सर्टिफाइंग स्टाफ के बारे में पता चल जाएगा। बट हमें समझना क्या है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है सर्टिफाइंग स्टाफ मेंटेनेंस, सर्टिफाइंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 66 में मिल जाएगा। यहाँ पे इजी इजी इन्होंने बता दिया, लेवल 2 के अकॉर्डिंग हमें समझना है। फिर एएमओ, अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ CR145 एंड CIO, ये कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा CRAO क्या है, ठीक है। एंड 145 कितना डिफरेंट है कितना नहीं है, ये भी लेवल 2 से पढ़ना है। इंडिपेंडेंट सर्टिफाइंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके डेटा जो भी यहाँ पे लिखा ना, लाइक प्रिविलेजेस पढ़ना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ना है, रिकॉर्ड कीपिंग, लिमिटेशन, ओवरसाइट अकॉर्डिंग। तो एम में भी दिया है, 66 में दिया है, ML में भी दिया है। तो जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, उन्हीं पे हम फोकस करके ही स्टडी करते हैं और उनसे डेटा पूछा जाता है। जैसे प्रिविलेज पूछा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ रहा है, रिकॉर्ड पूछा गया है, लिमिटेशन पूछा गया है, ओवरसाइट भी पूछा गया है FTS में, ठीक है। एयर ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन लेवल 1 का है, तो बहुत बेसिक पूछता है, लाइक AOC AOP ऑपरेटर एक क्वेश्चन आता है ना। तो कोई भी एयरलाइन ओपन कर रहे हो आप, तो वो AOC या तो AOP ऑपरेटर होगा। मींस अगर आप शेड्यूल्ड हो, शेड्यूल्ड परमिट पे आ रहे हो तो AOC होगा। अगर आप नॉन स्केड्यूल हो और लाइक कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो AOP में आएगा। लाइक मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल नहीं है, बट शेड्यूल बहुत, उसमें भी शेड्यूल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो AOP में आते हैं, कम्यूटर शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरक्राफ्ट। और अगर कॉम्प्लेक्स है और शेड्यूल्ड एयरलाइन है तो AOC में अप्रूवल मिलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा, स्पाइसजेट सब AOC ऑपरेटर हैं, ना कि AOP, ठीक है। तो जितने भी नॉन शेड्यूल है सब AOP में आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा समझ लेना है। व्हाट इज द कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एयर ऑपरेशंस, ये हमें M में भी मिल जाएगा, CRM में, एंड देन AOC AOP में आपको बताऊंगा, वहां पे मिल जाएगा। ये हमें पढ़ना है, व्हाट इज द इटॉप्स एंड EDTO एंड कैटेगरी लैंडिंग्स, एंड MEL आपको सीरीज B में मिल जाएगा, CDL MEL सीरीज B में मिल जाएगा, एंड RNAV, ठीक है। प्ले कार्डिंग एंड मार्किंग आपको सीरीज F में मिल जाएगा। एंड यू कैन आल्सो चेक द रूल, एयरक्राफ्ट रूल 1937 पे भी मिल जाएगा। देन डॉक्यूमेंट्स कैरिड ऑन बोर्ड, ये सारा सीरीज X में आपको अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। सारी चीजें पढ़ लो। तो सर्टिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन पार्ट एंड अप्लायंस, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 21, तो मैंने बोला ना, द बेसिक सब पार्ट्स हमें समझ के रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है 21 में, तो हमें बेसिक ही स्टडी करना है, तो उतना ही बस लिखा है। उसके बाद आता है कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस, मींस M आ गया, तो 21 में भी थोड़ा बहुत है, और ML से कैमो भी हमारे पास है, और AMP भी मैं आपको बताया इसका पार्ट, तो वो भी है, तो ये भी लेवल 2 का। ओवरसाइट ऑफ कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस, ये भी कैमो का ही पार्ट में आता है, CRM का पार्ट है। रिजर्व, इससे कुछ मतलब नहीं है, और बाकी साइबर सिक्योरिटी ये तो बहुत बेसिक है, छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं, इतना ही है, ठीक है। तो बस ये आपका सिलेबस है, इससे ज्यादा हमें और तो देखना नहीं है। अब वेटेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सबको? है ना। सो मैंने क्या किया ना, हर एक मॉड्यूल के लिए अप्रोच मॉड्यूल ये PDF रेडी किया है। अगर आपके पास ना हो तो यू कैन आस्क मी, है ना, टेक्स्ट कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा।
तो ये वेटेज वाला अभी पॉइंट मैंने 66 से ही निकाला है ना, और ऐड किया है। तो यू कैन चेक हियर, है ना, व्हाट इज द वेटेज। सो if you are from B1, B2, B3 and B2L, you can check there. तो 10.1 से 5 क्वेश्चन दे विल आस्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब मैंने आपको उसमें गाइड किया ना, तो आप पढ़ के जा रहे हो, अब वो एरिया पे फोकस नहीं कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, सिंपल है। सर्टिफाइंग स्टाफ मेंटेनेंस 7 मीन्स ये 66 है और एम आपका 145 से 6 क्वेश्चन सिंपल पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट सर्टिफाइंग स्टाफ एम में भी है और आपका 145 में भी है, 4 क्वेश्चन। एयर ऑपरेशन 4 क्वेश्चन, ये 21 4 क्वेश्चन। कंटेनिंग एयरवर्थिनेस सीआरएम में, तो सीआरएम में कई सारे पार्ट है, कैमो भी है और डिस्क्रिप्शंस आपने देखा क्या क्या है, एएमपी भी है उसमें, तो 7 क्वेश्चन। ओवरसाइट ऑफ ये भी कैमो का ही पार्ट है 3। मेंटेनेंस एंड सर्टिफिकेशन बियॉन्ड द करंट रेगुलेशन इफ नॉट सुपरसीड बाय डीसी रिक्वायरमेंट, तो ये आपको 145 में मिल जाएगा और एम में भी मिलेगा। 3 साइबर सिक्योरिटी बहुत बेसिक है, तो 1 क्वेश्चन। तो आपने देखा ना कि अगर आप ये वेटेज के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रोसीड कैसे करना है पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, तो आप क्या करोगे, 145 स्टार्ट करोगे, सबसे पहला पर्पस 145। देन मैंने यहाँ पे मेजर लिख दिया है, कोर लिखा है कि कोर में क्या क्या पढ़ना है। तो 145 66, उसके बाद सीरीज बी सी एक्स टी एफ, एस में एफ टी एस, उसके बाद मैनुअल, मैनुअल्स में क्या है, एक्ट एंड रूल। अब फिर से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है किसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फ्यूल टैंक की सेफ्टी सीआरएम में भी डिफाइन किया, सीआरएमएल में भी लिखा हुआ है, सीएओ में भी लिखा है, कैमो में भी लिखा है, एंड देन 21 एंड 147, अनेक्स 19, ये सब बहुत बेसिक हो गया, व्हाट इज अनेक्स के बारे में समझना है, एंड देन बेसिक्स आपका सीएओ एओपी एओसी ऑपरेटर, ये सब बेसिक बेसिक पढ़ना है। 5 फेजेस एंड देन सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे ये फाइनल होता है। अब यहाँ पे मैंने सेपरेटली एडीटीओ इटॉप्स के बारे में लिखा नहीं है कि लाइक एडीटीओ भी पढ़ना है, इटॉप्स भी पढ़ना है, ठीक है, एंड कैटेगरी लैंडिंग पढ़ना है। ये आपको मेरे ड्राइव में मिल जाएगा इजीली, तो सिलेबस में तो है बट इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है बस, क्योंकि ये बहुत रैंडम होता है, एक क्वेश्चन आ गया, आया नहीं तो नहीं आया, ठीक है, इसलिए मैंने मेजर में नहीं लिखा। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, बट पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, कम तो है नहीं। अगर आप यू आर अ फ्रेशर फॉर दिस मॉडल तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मे बी कॉलेज में आपके जो भी पढ़ाया गया होगा सीआईआर में उतना ही समझ में आया होगा और उतना ही आपने पढ़ा होगा। तो डिफिकल्ट तो है क्योंकि लेंदी है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन जून सेशन, तो आपके पास एनफ टाइम है, यू कैन प्रिपेयर्ड 2 और 3 मॉडल यू कैन इजिली प्रिपेयर्ड, है ना। मैंने मेरे टाइम पे 2022 के फर्स्ट सेशन में हमने दिया था, क्योंकि कोरोना के बाद डिले हो गया था, ठीक है। 19 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, बट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ था, तब तक कोरोना आ गया और हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाए, क्योंकि मैं एटीआई से हूँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर 2 सेमेस्टर यू कैन एलिजिबल फॉर मॉड्यूल एग्जाम, उसका मतलब MTOE ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो हम बैठ नहीं सकते थे। तो जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर हुआ 2021 लास्ट सितंबर अक्टूबर में हुआ, तो फिर हमारा रेगुलर सेशन आया 2022 का फेब में। वो दिसंबर में होना था बट हुआ नहीं, फिर डिले हो गया 1 महीना, फिर कोरोना की वजह से बंद हो गया। तो फिर हमने दिया 2022 के फेब में, तो फर्स्ट सेशन था। तो उस समय ऑन डिमांड भी आ गया था, बट मैंने कभी ऑन डिमांड अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को पेयर्स में मॉडल देना था, सिंगल सिंगल कभी अटेम्प्ट करना नहीं था। तो मैंने पेयर्स में मॉडल दिया एंड 3 के पेयर्स में मैंने मॉडल दिया था और बाकी क्लियर किया था, जो भी B1 है B2 का है, ठीक है। तो रेगुलर अटेम्प्ट का यही एडवांटेज है कि इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर रेगुलर अटेम्प्ट तो आप अच्छा मॉडल क्लियर कर सकते हो। ऑन डिमांड में प्रेशर ज़्यादा है, टाइम कम है, और आपको लास्ट टाइम में कंक्लूड करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या कवर अप करना है। तो इवन आप अच्छा प्रिपेयर भी कर लेते हो फिर भी नहीं निकल पाएगा। अब लाइक आप सोचोगे कि मैं मॉड्यूल 10 ऑन डिमांड में निकाल लूँ, और यू आर अ फ्रेशर, नहीं बनेगा भाई, छोड़ दो, सिंपल सा लाइन है, नहीं बन पाएगा, 1 महीना से कुछ नहीं होता। अगर आपने पहले पढ़ चुके हो, फेल हुए हो 1-2 बार, तो मे भी आपने कुछ अच्छा बहुत पढ़ा होगा,
तो हो सकता है थोड़ा आप 1 महीने में प्रिपेयर कर लो, कवर अप कर लो। मॉड 8 निकालना ईजी है, मॉड 9 निकालना ईजी है, मॉड 4 निकालना B1 का ईजी है, मॉड 3 निकालना B1 हो या B2 ईजी है। तो ये सब पेपर आप इजीली ऑन डिमांड में आप दे सकते हो। बट अब फ्रेशर हो आप, यू आर अ फ्रेशर, और इसके अलावा कोई भी मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहे हो, लाइक 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11, 13, 17 कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो 15 डेज में आप अच्छे से कवर अप कर सकते हो 17, डेली पढ़ोगे तब। तो अभी बाकी जो ग्रेटर बड़े वाले मॉड्यूल हैं वो तो वैसे नहीं बनेगा ऑन डिमांड में, ठीक है, आप कवर ही नहीं कर पाओ। देखो 2 पॉइंट है, या तो बस मॉड्यूल निकालना है या तो नॉलेज होना है। मॉड्यूल निकाल लोगे तो भी ट्रेनी एमी नहीं बन सकते, इतना तो ये भी समझना है। क्योंकि देखो भाई, मेरे साथ लोगों ने, कितने लोगों ने दिया, तो क्या सब ट्रेनी एमी थोड़ी बन गए जिनके पास पेपर है? नहीं है ना, वो इंटरव्यू भी तो निकालना पड़ेगा आपको, फेल हो जाते हैं लोग। तो इंटरव्यू तभी निकालोगे ना जब आपके पास नॉलेज होगा। और केवल ऐसा नहीं, अभी मैंने जब ट्रेनी एमी इंडिगो का दिया, एयर इंडिया का दिया, बट मैं इंडिगो में रुका नहीं, तो मेरे को इंडिगो का ईजी लगा। ट्रेनी एमी का इंटरव्यू बहुत ईजी था, ठीक है, क्योंकि अब उसमें क्या था, बेसिक से AR पूछते हैं और आप एयरबस से पूछते हैं, आपने जितना काम किया वही पूछते हैं, ठीक है। तो आपको एयरबस पढ़ना होता है पूरा, तो मैंने एयरबस पूरा पढ़ लिया था। T1 एंड T2 मैनुअल आता है एयरबस का, AMM। तो मैंने एयरबस का T1 एंड T2 जितना कोर्स होता है, पढ़ाया जाता है टाइप राइटिंग में, वो कवर अप कर लिया था, ठीक है। बट अभी एयर इंडिया का ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एयर इंडिया का रिटेन था। रिटेन, आफ्टर क्लियरिंग योर रिटेन यू हैव टू प्रोसीड विद सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में इंटरव्यू होगा, वहां पे भी 2 बंदे, ठीक है, वो 2 बंदे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो दोनों मैनेजर लेवल के होते हैं। इंडिगो में भी यही था। अब इंडिगो में क्या था कि इंडिगो में मैं काम ही कर रहा था, इंडिगो में ही वर्किंग था, तो वहाँ पे अदर कोई रूल्स नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या था कि डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, आप एलिजिबल हो, एक्सपीरियंस है, तो आपने अप्लाई कर दिया, देन अप्लाई किया, तो फिर आपका इंटरव्यू हुआ। वो 40-50 मिनट का, 1 आवर का चलता है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए तो 1 घंटे का भी रहता है, बट मेरा 44-45 मिनट का था इंटरव्यू, ठीक है। और 2 रहते हैं, मैनेजर लेवल ही रहते हैं वो, एक MCC के मैनेजर थे और एक बेंगलोर का मैनेजर था, B2 का, क्योंकि B2 का दिया था मैंने, B1 वाला दिया था बट मैंने फिर वो नहीं किया, छोड़ दिया उसको। एयर इंडिया में तो पहले रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद से सेकंड इंटरव्यू होगा जिसमें 2 बैठेंगे इंटरव्यूअर। रिटर्न आप पास कर लेते हो तो वो इंटरव्यूअर आपको अगर प्रोसीड करते हैं, पास करते हैं, तो आपका होगा 3rd राउंड, ठीक है। तीसरा राउंड भी है एयर इंडिया में, एयर इंडिया बहुत डिफिकल्टी से सिलेक्ट करता है। तो 3rd राउंड है। अब 3rd राउंड में क्या है, उनका VP इंटरव्यू लेता है। VP मतलब समझ रहे हो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो आएगा केवल 10 मिनट बात करने, और 10 मिनट में ही आपको जज कर लेगा कि हाँ आप उसके एयरलाइन के लिए कितना कैपेबल हो। तो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पूरे इंडिया का जो है उसका, उससे इंटरव्यू होते हैं। तो वो 10 मिनट का ही इंटरव्यू करता है, ज्यादा नहीं पूछता है। अब लेकिन वही उसी का प्रेशर ज्यादा रहता है कि 10 मिनट्स में वो क्या पूछेगा, और 10 मिनट्स में अगर कुछ भी पूछ रहा है तो उसका सही आंसर देना बहुत अच्छी बात है, और आप सिलेक्ट हो जाते हो। अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उसके पास वैसे भी टाइम नहीं है, 5 मिनट का ही इंटरव्यू होगा। मेरे साथ में ही कई लोगों का था, उन लोग का 5 मिनट का ही था, बहुत ज्यादा नहीं पूछा। मेरा अराउंड 7 to 8 मिनट का था। जब वो प्रोसीड कर देता है, 3rd राउंड आपका कंप्लीट होता है, देन HR आपको कम्युनिकेट करेगा और सोचेगा कि रखना है कि नहीं रखना है, तीनों राउंड में क्या कैसा किया आपने, क्या नहीं किया, तब जाके होता है। तो एयर इंडिया का थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो बट यही है कि बस मॉडल निकालना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मॉडल निकालने से बन जाओगे, पढ़ना तो हमेशा ही है। अब लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं इधर आ गया, अब मैं T1 पे काम कर रहा हूँ। अब T1 पे क्या है, केवल बोइंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि मेरा बोइंग का कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं बोइंग पढ़ रहा हूँ, फियर से पढ़ रहा हूँ। अब आप मेरे से पूछोगे कि क्या ही जरूरत है पढ़ने की, अभी तो मैं ट्रेनी MU कोर्स होगा, कोर्स में पढ़ाएंगे जो भी, नहीं फियर है भाई, पढ़ना है। अगर बोइंग मिल गया, मैं बोइंग का 0 जानता हूँ, एयरबस पे काम किया मैंने बस। अब बोइंग का कोर्स मिल गया, क्योंकि मैं काम तो बोइंग का कर रहा हूँ ना, T1 पे तो बोइंग है केवल। और बोइंग का कोर्स मिल गया तो मैं क्या करूंगा फिर, कुछ नहीं जानता मैं बोइंग का B2 में। बट अब फियर की वजह से केवल स्टडी कर रहा हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा कोर्स में, लाइसेंस अच्छे से मिल जाएगा, DGCA उधर फेल नहीं करेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता बोइंग का, ठीक है। तो भैया बहुत टेंशन है, ऐसा इजी भी नहीं है।
पढ़ना तो हमें सही है। सो ये मत देखना कि बस मॉड्यूल ही हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल निकल गया तो सब बन जाएगा, नहीं, आगे भी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग, तो आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो CR 145 द अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया ना, लिखा रहेगा आपको। तो दिस इज द अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज 3 एंड रिवीजन 0, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद CR 145, क्योंकि हम लोग इसी के लिए पढ़ने वाले हैं और हम पूरी लाइफ टाइम यहीं रहने वाले हैं 145 में। दैट्स वाई 145 इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। और जब भी आपका असेसमेंट होगा, लाइक आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, 145 ही पूछेंगे, DCA भी 145 ही पूछेगा, क्योंकि काम आप 145 में कर रहे हो। आपको 145 के बारे में नॉलेज नहीं है, इंजीनियर नहीं हो, फिर काम कैसे करोगे जब 145 नहीं पता होगा। दैट्स वाई 145 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए 145 के बारे में, ठीक है। द टेबल ऑफ कंटेंट, देयर इज अ 2 सेक्शन इन 145। सेक्शन ए इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड AMC एंड GM। सेक्शन बी जो होता है ना, वो DGCA के लिए है, कि DGCA कैसे ऑडिट करता है, परफॉर्म करता है 145 में, ठीक है। कैसे इंजीनियर का लाइसेंस सस्पेंड करना है उसको, ये सब उसका काम है, ठीक है। तो सेक्शन बी में डिफाइंड है DGCA के लिए, तो सेक्शन बी हमें नहीं देखना है। देखो, सेक्शन बी इज द प्रोसीजर फॉर DGCA, वो कैसे सर्विलांस करता है 145 को, ये सारा प्रोसीजर है DGCA का। तो हमें इनसे मतलब है नहीं, हम ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन बी से हमें, ठीक है। तो बस हमें नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस में DGCA ने पूछा था कि CAR M सेक्शन बी, ऐसे पूछा था। CRM सेक्शन बी है क्या? ऑप्शन था प्रोसीजर फॉर DGCA, तो यही टिक करना था, वो DGCA का पार्ट है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि CAR सेक्शन बी क्या है, CR 145 सेक्शन बी। तो CARM में भी सेक्शन बी DCA के लिए है, CR 145 में भी सेक्शन बी DCA के लिए है, सिंपल है। बाकी ये सारा पॉइंट्स है जो हमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो इन सेक्शन ए वी हैव 145.1, 145A.10, that is the scope and the competent authority, the scope, the application of organization, कैसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन होगा? DGCA विल बी द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन इंडिया, है ना। अब लाइक एक एग्जांपल है कि हम फॉरेन में एक एयरलाइन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या DGCA हमारी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हो सकती है? DGCA ने क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली 2-3 सेशन पहले, काफी लोगों ने गलत कर दिया था। अब देखो कितना इजी है, जबकि CAR का फर्स्ट लाइन है वो, लेकिन काफी लोगों ने गलत किया। लोगों को लगता है कि नहीं, इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है तो DGCA कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, बाहर होगा तो नहीं होगा। बाहर भी होगा, DGCA को कोई इशू नहीं है। आप मंगल ग्रह पे भी जाओगे, एयरलाइन ओपन करोगे, DGCA को कोई इशू नहीं है। बस उसके ऑफिसर को मंगल ग्रह पे ले जाओ, अप्रूवल सर्टिफिकेशन सारा काम करेंगे, एक्सपेंसेस आपके ही बस रहेगा। DCA सिंपली और क्लियरली DGCA CAR में मेंशन करता है कि सारा एक्सपेंस एयरलाइन का होगा, मेरा कुछ भी एक्सपेंस नहीं होगा। आप कहीं पे भी अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो, DCA का कोई इशू नहीं है, अप्रूवल देगा DCA आपको, ठीक है। बस DCA के रेगुलेशन फॉलो करना होगा, सिंपल है। तो DCA के लिए हम बाहर भी खोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। द टर्म्स एंड अप्रूवल स्कोप हम अभी देख लेंगे। एंड द फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्या होना चाहिए? ऑफिस होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे कंपोनेंट रखे जाएं, अनसर्विसेबल कंपोनेंट, अनसेल्वेजेबल कंपोनेंट, रैक होने चाहिए। तो वो सारी रिक्वायरमेंट। ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ पे हम डिस्कस कर सके हमें काम जो भी करना है। अगर ऑफिस नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? हैंगर होगा कि नहीं होगा, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें। पर्सनल रिक्वायरमेंट, तो ये रेस्पेक्टिव 145 के लिए। अब पर्सनल रिक्वायरमेंट सिंपल समझ लो कि पर्सनल है, कि 145 कैसे रेगुलेट करना है। हु विल बी द QM, क्वालिटी मैनेजर। अब देखो समझ लो, पहले QM होता था बट अब QM नहीं है, अभी क्या है? कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर है, ठीक है। और प्रीवियस CAR के अकॉर्डिंग आपका सेफ्टी मैनेजर होता था, ठीक है। और वो सेपरेट होता था 145 से, SMS का पार्ट होता था। बट अब 145 का इंटीग्रेटेड पार्ट है। 145 में ऑलरेडी एक सेफ्टी मैनेजर रहेगा, DGCA ने ये मेंशन किया 145 में। तो अभी मैं आपको सब समझा दूंगा पर्सनल रिक्वायरमेंट में जैसे हम पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस हुए। द सर्टिफाइंग एंड सपोर्ट स्टाफ, आप समझ जाओगे ये कौन है। द सर्टिफाइंग स्टाफ मींस द 66 लाइसेंस होल्डर, ठीक है, जो
साइन कर रहा है। सपोर्ट स्टाफ जिनके पास लाइसेंस तो है बट साइन नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो लाइक बेस, इफ यू आर B1 इंजीनियर, B2 इंजीनियर और बेस में हो, बेस मेंटेनेंस में आप हो, तो आप सपोर्ट स्टाफ कहलाते हो, क्योंकि B1 एंड B2 इंजीनियर बेस में CRS नहीं दे सकते। बेस में वो क्या करते हैं, बस साइन ऑफ करते हैं कि उन्होंने जितना अपना काम किया ना बस उतना ही साइन ऑफ कर दिया। अब वहां पे एक होगा ब्रिलियंट, जो कैटेगरी C होल्डर होता है। तो कैटेगरी C होल्डर विल ओनली साइन इन बेस, है ना, और फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। अदर देन कॉम्प्लेक्स पे B1 और B2 भी या B3 भी आपका बेस में साइन कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट को साइन करना है बेस मेंटेनेंस, यू हैव, है ना। तो आपके पास कैटेगरी C होना चाहिए, है ना। कैटेगरी C का लाइसेंस है तो बेटर है, नहीं तो नहीं है। अब वो कैटेगरी C मीन्स वो B1 प्लस B2 दोनों को साइन कर देता है, रिलीज कर देता है। वो बहुत ओवरऑल अथॉरिटी होती है, जल्दी कोई नहीं लेना चाहता कैटेगरी C। अगर बेस में कोई वर्क कर रहा है तो वो सपोर्ट स्टाफ, सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं बनना चाहता है कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ओवरऑल अथॉरिटी हो जाती है आपके पास, ठीक है। और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि देखो अब क्या होता है, बेस में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे 10 इंजीनियर काम किए आपके साथ में बेस में, ठीक है, और 10 इंजीनियर ने अपना CRS दे दिया, मतलब साइन ऑफ कर दिया B1 और B2 मिलके। अब आपको B1 का भी टैक्स को CRS करना है और B2 को भी टैक्स, क्योंकि देखो B1 ने भी किया और B2 ने टैक्स किया। अब उसका ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि अगर आपने CRS दे दिया, एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम है तो DGCA आपको पकड़ता है, ना कि वो सपोर्ट स्टाफ को, क्योंकि यू आर द साइनिंग इंजीनियर, आपने साइन किया, आपके पास कैटेगरी C है, तो ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास है, आपका। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपका। तो इसीलिए बेस में अगर कोई सपोर्ट स्टाफ है तो वो उसी में खुश रहता है, जल्दी C नहीं बनना चाहता, बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। जिनको इतना हेडेक लेना है वही बनना चाहता है, बट भाई अगर पैसा है तो हेडेक लेना तो बनता है, तो लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब वो बहुत एक्सपीरियंस पे मिलता है, कैट से इतना जल्दी मिलेगा नहीं, आधी उम्र बीत जाएगी। तो CR145A.37 एयरवर्दिनेस रिव्यू स्टफ एंड CR66 का तो आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो वो बहुत है। वो तो बोलता है कि आफ्टर आपके पास कैटेगरी हमारे पास फुल स्कोप है तो 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैट C मिल जाएगा, बट मिलता नहीं है, क्योंकि हम जब भी पहुंचेंगे जब बेस में, तो हमसे पहले पता नहीं कितने लोग बेस में लाइन लगे हुए हैं कि हमारा कैट C हो। उनका जब कैट C का ऑथराइजेशन होगा तब आपको मिलेगा। तो मीन्स आपको कैट C लेने तक आपको 10 साल 12 साल 15 साल लग जाएंगे, इससे जल्दी कैट C मिलेगा। और बहुत ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर एक एयरलाइन की अपनी भी रूल्स होता है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे दे सकता है, अरबों का जहाज है। सो हमें एयरवर्दिनेस से भी स्टाफ देख लेना है A.37। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इन्होंने जो भी मेंशन किया ना DCA, ये पूछते हैं कि व्हाट इज द 145A.37, तो आपका आंसर होता है कि एयरवर्दिनेस रिव्यू स्टाफ। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इक्विपमेंट एंड टूल्स, तो आपका आंसर होता है 145A.40। तो आपको ध्यान में रखना है। द कंपोनेंट भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है पॉइंट, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो लिखा है वो तो पूछते ही हैं, बाकी ये टॉपिक भी पूछते हैं, लाइक 145A.45 व्हाट इज दैट, तो मेंटेनेंस डेटा। 145A.47 व्हाट इज दैट, द प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है। द A.48 परफॉर्मेंस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस 50, ये भी पूछा गया है, इसलिए मैंने ये टिक किया है जो इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड कीपिंग A.55 पूछा गया है, अकरेंस रिपोर्टिंग पूछा गया है। देन A65 ये चेंज हो गया, पहले A65 ना आपका क्वालिटी था, बट अब वो नहीं है, अब मेंटेनेंस प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि ये CR चेंज हो गई थी। A.70 सिमिलर है MOE। MOE इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना खुद का मैनुअल होना चाहिए, जिस मैनुअल के बेसिस पे हमें चलना है, ठीक है। तो हर इंसान अपने लिए एक रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, बाउंड्री बनाता है, सेम यही बाउंड्री है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। A.75, बट ये बाउंड्री DGCA द्वारा लिमिट की जाएगी, सिंपल है, हम अपनी बाउंड्री लिमिट नहीं कर पाते। A.75 प्रिविलेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन A.85,
continued validity 8.90 and finding and observations 8.95 and 8.95 है आपका फाइंडिंग हो गया। और 0.140 एक्सेस, इसमें ना ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, वैसे ये हाईलाइट भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और 8202 इज द इंटरनल सेफ्टी रिपोर्टिंग स्कीम एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। डिफिकल्टी होता है लोगों को ये समझने में, ठीक है। देन उसका तो प्रोसीजर फॉर डीजीसी है। फॉर्म्स में आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सीए फॉर्म 1। सीए फॉर्म 1 इज एप्लीकेबल फॉर कंपोनेंट मेंटेनेंस। तो लाइक क्या होता है, एयरक्राफ्ट में कंपोनेंट है वो बाहर निकाला गया, उस पर काम हुआ, लाइक इंजन है तो इंजन का ओवरऑल हुआ, तो इंजन का ओवरऑल होगा तो एयरक्राफ्ट में तो लगा नहीं रहेगा, उसको अनइंस्टॉल करके ही होगा। तो अनइंस्टॉल कंपोनेंट पे आपने काम किया, अब कैसे बताओगे कि ये एयरवर्दी है, तो उसके लिए सीए फॉर्म 1 इशू होगा, ठीक है। अब कौन इशू करेगा, इंजीनियर करेगा, सर्टिफाइंग स्टाफ। सीए फॉर्म 4 जो बड़े पोस्ट होल्डर्स होते हैं लाइक एएम क्यूएम, जैसे अभी क्यूएम बोलते नहीं है, अभी सीएमएम हो गया, कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, पोस्ट होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स, ये सब सीए फॉर्म 4 से आते हैं। सर्टिफाइंग स्टाफ भी, एयरवर्दीनेस रिव्यू स्टाफ भी। सीए फॉर्म 6 रिकमेंडेशंस होती है। सीए फॉर्म 2 इनिशियल हमें चाहिए अप्रूवल, तो इनिशियल अप्रूवल अगर चाहिए 145 में तो सीए फॉर्म 2 हम फिल करते हैं। अपेंडिक्स 8 फॉर फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ये देखना है। द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग यू कैन आल्सो गेट फ्रॉम द CR1 CRM, है ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट क्या डिफरेंट है वही आपको समझना है। तो आपको समझ में आता है व्हाट इज द फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में हम समझते हैं कि कब यह आया ऑर्गेनाइजेशन, तो बस हम बेसिकली ध्यान में रखेंगे। तो 26 जन 2005 हमें बस इतना ही पता हो तो भी अच्छा है। 2005 में हमारा CR145 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। इससे पहले हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं था, मेंटेनेंस का बहुत अलग ही सिस्टम था, ठीक है। और ये जो 145 हमारा 2005 में इशू होता है वो बेस्ड होता है यास 145 रेगुलेशन से। और ऋषि ने मेंशन किया है कि CR145 फ्रॉम टाइम टू टाइम हार्मोनाइज विद द यासा पार्ट 145, मींस अगर यासा पार्ट 145 में कोई भी चेंजेस हो गई तो हम उसको डायरेक्टली हार्मोनाइज कर लेंगे। तो ये वाली लाइन ऋषि हमसे एग्जाम में भी पूछी, ठीक है। तो इसलिए अभी सियासा क्या करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, ना कि कॉपी नहीं करते, हार्मोनाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्मोनाइज में क्या होता है कि हम कुछ चीजें अपनी तरफ से चेंज करते हैं। दिस AR issued under the provision of Rule 137 अल्फा एंड Rule 9-37। अब 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। काफी कुछ लोग सोचते हैं या पूछते भी हैं, एक्ट एंड रूल। एक्ट एंड रूल में मेजर डिफरेंट क्या है। एक्ट, जितने भी एक्ट बने हैं वो एक्ट एक बिल से आता है। बिल रेज कौन करेगा, मौका कहाँ रेज करेगा, पार्लियामेंट में। क्यों, देखो पार्लियामेंट में बिल रेज करना वो मौका की अथॉरिटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखेगा ना। क्योंकि पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं वो इतना तेज तो है, आपको पता ही है कितना समझदार लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, और वो लोग बिल कैसे रेज कर सकते हैं, वो भी एविएशन से रेस्पेक्टिव, तो कर नहीं सकते। तो करेगा कौन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, ठीक है, जो हेड है, डायरेक्टर है। तो इसके मेंबर्स करेंगे पार्लियामेंट में बिल रेज करेंगे कि हमें ये चेंजेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट बनता है। जैसे पार्लियामेंट में पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा, देन द बिल विल बिकम एज अ एक्ट। अब वो बिल क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब आ जाते हैं रूल पे। व्हाट इज द रूल। तो एक्ट में जो भी डिफाइंड हुआ उसी के बेस पे हमने एक्ट जो हुआ वो एक फिक्स टर्म है, वो बिल बनता है, ठीक है। रूल क्या होता है, रूल में हम जब मन करे तब सुपरसीड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट एक्ट को चेंज करना इजी नहीं है। कैसे चेंज करोगे अब एक्ट को। अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पैराग्राफ चेंज करना है तो कैसे करना होगा, पार्लियामेंट में जाओगे, लोकसभा राज्यसभा में चक्कर लगाएगा बिल। वो बिल जब चक्कर लगाएगा, जब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन हटाना चाहते हो। तो मेजर अथॉरिटी चाहिए कि बस बाई माइनर अथॉरिटी चाहिए कि स्पेशल अथॉरिटी से वो चेंज होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 3 तरह की मेजोरिटी वहां भी चाहिए होती है, डिपेंडिंग ऑन से किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का रूल आप हटाना चाहते हो, आर्टिकल को ऐसा हटाना चाहते हो। उसी तरह से बिल पे भी है कि इसमें से कौन सा एक्ट रिमूव करना चाहते हो, उसके लिए फिर वही कहानी चलेगी मेजोरिटी वोट की, तब जाके एक्ट रिमूव होगा। बट रूल डीजीसी मन करे तब
कर दे, रिवोक कर दे, डीजीसीए के अंडर में। तो डीजीसीए रूल्स बनाता है, में डिफाइंड है, सिंपल है समझना। तो एक्ट हमारा बना था 1934 पे एंड रूल्स हमारा स्टार्ट हुआ 1937, ठीक है। तो डीजीसीए हमारी एक्ट बनाती, रूल बनाती है, बट हमारा मिनिस्ट्री से आएगा, सिंपल है, सीजी समझ लो, सीजी से आएगा। अब ये लाइन को मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने ये सारी इतनी कहानी बता दी। द सीआर इज इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 133 अल्फा एंड द एयरक्राफ्ट 1937 मींस ये जो सीआर है इसमें जो भी प्रोविजन मेंशन्ड है दे आर इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 133 अल्फा मींस 133 अल्फा में जो भी प्रोविजन है उसके अंडर में ये सीआर इशू हुआ। बट अब ये है क्या, तो 133 अल्फा जब आप देखते हो व्हेन यू चेक ऑन द डीजीसीए है ना पोर्टल, तो आप देखोगे वहां पे क्या लिखा, डीजीसीए डायरेक्शंस, ठीक है। मींस 133 अल्फा इज द डीजीसीए डायरेक्शन, तो दिस एआर इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ डीजीसीए डायरेक्शंस, समझ में आया, इसलिए लिखता है ऐसा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता था, अभी वो नहीं पूछता है, वो मैं बस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हार्मोनाइज विद इंडियन रिक्वायरमेंट जब भी लिखेगा ना तो आप इस पे टिक कर देना जार 145 रेगुलेशन, ठीक है। बट अगर उसमें 2 पॉइंट लिख के आएगा, अगर हार्मोनाइज विद जब हार्मोनाइज विद इंडियन रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के साथ लिख रहा है तो 145 जार 145 रेगुलेशन पे टिक करना। और केवल ये लाइन जब लिख के आएगा एग्जाम में ना, हार्मोनाइज रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल, केवल इंटरनेशनल, तो यासा पार्ट 145 टिक करना, है ना। 2 लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे भी आप इसमें गलत कर सकते हो, ठीक है। जनरल में आप देखते हो तो जनरल में फर्स्ट आ जाता है हु विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, डीजीसीए विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि लोगों ने गलत किया था, देखो क्या लिखा, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी द डीसीए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस इन इंडिया और एनी अदर कंट्री। सिंपल लाइन है ना, पहले लाइन से कोई गलती करता है तो बताओ क्या ही ऐसे बोल सकते हैं। ऑडिट, असेसमेंट, बेस मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस क्या होता है, असेसमेंट ऑडिट आप समझते हो बेसिक बेसिक, व्हाट इज द बेस मेंटेनेंस अदर देन लाइन मेंटेनेंस। अब लाइन मेंटेनेंस क्या है, अब उसके लिए पूरा पैराग्राफ है, तो बेस मेंटेनेंस को डिफाइन नहीं किया, लाइन मेंटेनेंस को इन्होंने बेसिक बेसिक बट नॉट लिमिटेड टू लिख के डिफाइन किया कुछ कुछ पॉइंट, उसके बाद से जितने भी एक्सटेंसिव मेंटेनेंस होंगे बेस मेंटेनेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो वो अभी हम देख लेंगे। तो बेस मेंटेनेंस के लिए मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, हैंगर होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए, एयरक्राफ्ट हम रख सके, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अप्लाई होना चाहिए, लाइटनिंग, एयर, पॉल्यूशन है नहीं होना चाहिए ना, तो एयर क्वालिटी होनी चाहिए, लाइट अच्छा होना चाहिए, फ्लोर क्लीन होना चाहिए, टूल्स अवेलेबल होना चाहिए, स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, ऑफिसेस होना चाहिए, स्पेयर होना चाहिए, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट, जैक होना चाहिए, बहुत मतलब हैंगर के पूरा अलग रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफाइंग स्टाफ मींस दोज पर्सनल who is the responsible for release of an aircraft or component after maintenance, या तो कंपोनेंट रिलीज कर रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट रिलीज कर रहे हो, वो सर्टिफाइंग स्टाफ होगा। कॉम्पिटेंसी, तो देखो क्या होता है कि आप जब भी 145 में काम करोगे तो कॉम्पिटेंसी होता है, 145 में हो, कैएमएम हो, किसी भी डिपार्टमेंट में रहोगे तो कॉम्पिटेंसी रहेगा, 145 में तो मेंशन्ड है कॉम्पिटेंसी, तो एवरी ईयर कॉम्पिटेंसी रहती है, सबकी कॉम्पिटेंसी होती है, आपका जो भी मैनेजर होता है वो आपका कॉम्पिटेंसी करता है, टेस्ट अच्छा किया, परफॉर्म किया नहीं किया, अपने काम सही किया नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको आगे प्रोसीड करेगा, बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, तो हर एयरलाइन में होता है। अभी मैं अब जैसे कि यहाँ पे मैं अभी आया, जस्ट अभी आया, बट अभी ईयर चेंज हुआ ना, मैं दिसंबर में ज्वाइन हुआ एआई में, तो अभी बस ये एक ही महीना 3 महीने हुए, बट डेट तो ईयर तो चेंज हो गया ना, तो क्या कॉम्पिटेंसी मेरी नहीं होगी, डजंट मैटर मैंने इस कंपनी में 1 साल काम किया नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईयर चेंज हो गया ना तो कॉम्पिटेंसी मेरी भी हुई, मैं इंडिगो में था तो वहां पे भी कॉम्पिटेंसी था, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी होना ही है, एवरी ईयर कॉम्पिटेंसी आपकी होती है। और कॉम्पिटेंसी है क्या, असेसमेंट, सिंपल है असेसमेंट, ठीक है। तो कई जगह क्या है, बहुत बड़ा बेस है तो उतना कोई फोकस नहीं करता है, वो इंजीनियर के फीडबैक से ही पता चल जाता है ये बंदा अच्छा है नहीं अच्छा है, पास करना है नहीं पास करना है, वो लोग कर देते हैं मैनेजर लोग, ठीक है। बट जहाँ बहुत छोटा छोटा बेस है, रांची बेस हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पे ये इसी में पॉलिटिक्स है भाई,
वहाँ पे उसी में फेल करते हैं, मतलब फेल तो नहीं करेंगे, फेल करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, फेल नहीं करेंगे, बस अब ये होगा कि अरे ये अच्छा नहीं है, कॉम्पिटेंसी में ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे और अप्रेजल वगैरह कम कर देंगे, यही करेंगे, या अचीवर दे देंगे या अंडर अचीवर दे देंगे, या आपका अप्रेजल होने वाला होगा तो रोक देंगे, यही सब कर देंगे ना, अंडर अचीवर दे देंगे, रुक जाएगा आपका अप्रेजल। तो यही सब करते हैं, पॉलिटिक्स चलती है, बड़े बेस पे उतना नहीं हो पाता, बड़े बेस पे बड़े पॉलिटिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट means an aeroplane with a maximum certificated takeoff mass exceeding 5700 kg and certificate maximum passenger seated configuration more than 19 and crew आपका 9 होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 पायलट होना चाहिए, या फिर एक टर्बोजेट इंजन हो या मोर देन 2 टर्बोप्रॉप इंजन हो तो कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट में कंसीडर्ड होता है। हेलीकॉप्टर में आप देखोगे तो 3175 kg मैक्सिमम टेक ऑफ मास, या फिर पैसेंजर 9 से ज़्यादा हो तो भी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, या फिर 2 पायलट की रिक्वायरमेंट हो, या फिर एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट हो तो इट विल कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट। अब मेजर पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये CR-145 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट एक पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कहीं कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और दिस। बट आपको ये समझना है कि दिस organization is only applicable for complex motored power aircraft. जितने भी कॉम्प्लेक्स मोटर्ड पावर्ड एयरक्राफ्ट हैं उनका ही मेंटेनेंस 145 करेगा। जो लाइट एयरक्राफ्ट है, कॉम्प्लेक्स नहीं, अदर देन कॉम्प्लेक्स है, माइक्रो लाइट है, उनके लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन है, CARM सब पार्ट F है, CAO है, CARML है, तो अदर एयरक्राफ्ट के लिए, अदर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो 145 ओनली मेंटेनेंस कर सकता है कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का, ठीक है। तो जितने भी एयरलाइंस है सब कॉम्प्लेक्स हैं, और शेड्यूल में भी देखोगे वो भी कॉम्प्लेक्स ही आता है, नॉन शेड्यूल में भी देखोगे एम्बरर भी कॉम्प्लेक्स ही है, ATR भी कॉम्प्लेक्स ही है, 2 पायलट चाहिए तो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल समझ जाओ। कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन हो गया ना, कोई भी एक कॉम्प्लाई होना चाहिए, या तो वेट कॉम्प्लाई हो जाए, या पैसेंजर कॉम्प्लाई हो जाए, या दो पायलट चाहिए, अगर 2 पायलट चाहिए तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल है। अब जितने फ्लाइंग स्कूल हो गए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो अदर देन में आ जाते हैं, क्योंकि एक ही पायलट चाहिए होता है उधर, सिंगल सीटर डबल सीटर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। डबल सीटर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा होगा, रिक्वायरमेंट उसकी अलग होगी। तो कंपोनेंट में आप देख लोगे, कंपोनेंट में इंजन, प्रोपेलर या पार्ट और प्लान्स, करेक्शन ये सब अभी छोड़ देना है, करेक्शन एरर ये सब हटा दो अभी, हजार्ड, ह्यूमन फैक्टर की ट्रेनिंग रहती है, ह्यूमन फैक्टर है, इंस्पेक्शन है, सबकी ट्रेनिंग रहेगी। कोई भी एयरलाइन में आप जॉब करने जाओगे तो सारी ट्रेनिंग होती है, लाइक ह्यूमन फैक्टर, एसमेस, 145, CRM सबकी ट्रेनिंग होगी, कैमो की होगी, एंड EVS की भी ट्रेनिंग होगी जो आप मॉड 7 में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम उसकी, फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग भी होगा, सब ट्रेनिंग होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का, मार्शलिंग का होगा सबका। नेक्स्ट जस्ट कल्चर मीन्स होता है कि एप्लीकेबल टू चेंज, है ना, कोई भी नया रूल्स आता है, रेगुलेशंस आता है तो कोई एयरलाइन उसे बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर लेती है, तो वो जस्ट कल्चर होता है, मतलब अच्छा कल्चर है, ठीक है। जस्ट कल्चर ना होने का मीनिंग ये है कि बहुत निगेटिव एयरलाइन है, चीज़ों को जल्दी फुलफिल नहीं करती है, कॉम्प्लाई नहीं करती। लार्ज एयरक्राफ्ट का डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो 5700 kg हो या मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर हो वो लार्ज एयरक्राफ्ट के डेफिनेशन में आएगा। तो क्या लार्ज एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि 5700 kg है या फिर मल्टी इंजन है, तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में ही काउंट होगा, और ये कॉम्प्लेक्स का ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के रखोगे, कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन रखिए। तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये भी पूछा है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ नेचुरल पर्सन, a legal person or a part of legal person. Such an organization may hold or more than one CR-145 approval. Means you can hold more than 2 145 organization approval certificate easily है। If I want 10 approval certificate हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। DCA को क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना भाई, रजिस्ट्रेशन देने में कोई इशू थोड़ी है,
तो रजिस्ट्री तो हो ही जाएगा, उसको तो पैसा मिल रहा। बट अब यहाँ पे क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसी के नाम पे रहेगा ना, तो इट विल बी अ नेचुरल पर्सन और अ लीगल पर्सन, या फिर वो किसी बॉन्ड का लीगल पर्सन हो, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब ये जब फर्स्ट टाइम में जब पहली बार क्वेश्चन बनाया था ना, तो लोग कंफ्यूज थे उसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे। लेकिन अब नेचुरल जब पर्सन लिखा था ना, तो लोग इस पर भी डाउट थे कि नेचुरल पर्सन क्या होता है। लोग सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी थोड़ी हो सकता, ऐसा सोचते हैं। मतलब अगर इस तरह से सोचो तो लगेगा अरे ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी होगा क्या, अजीब लगता है ना ऐसा सोचना, या एक पर्सन होगा क्या। बट हाँ, पर्सन से ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये गलत है, तो काफी लोग गलत कर दिए थे इसको। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नेचुरल पर्सन होगा, या लीगल पर्सन होगा, या बॉन्डेड पर्सन होगा। ठीक, बाकी बेसिक बेसिक है, इनको अभी नहीं देखना है। सेफ्टी कल्चर ये सब छोड़ दो, सेफ्टी ट्रेनिंग होता रहेगा, वर्किंग डेज, ठीक है। स्कोप एंड द लाइन मेंटेनेंस। तो व्हाट इज द लाइन मेंटेनेंस? द लिमिटेड मेंटेनेंस फॉर एयरक्राफ्ट सुटेबल टू बी कैरिड आउट वाइल्स द एयरक्राफ्ट रिमेन एयर ऑपरेशन एनवायरनमेंट। मीन्स वो लिमिटेड मेंटेनेंस जिससे हम एयरक्राफ्ट को फिट फॉर फ्लाई बनाए रखें, वो हमारा लाइन मेंटेनेंस होगा। तो व्हाट इट इंक्लूड, तो इट मे इंक्लूड ट्रबल शूटिंग, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, यूज एक्सटर्नल टेस्ट इक्विपमेंट इफ रिक्वायर्ड, हम यूज कर सकते हैं। अब एडिशनली आप देखोगे कंपोनेंट रिप्लेसमेंट में इंक्लूड कंपोनेंट लाइक सच इंजन, प्रोपेलर, हम ये भी चेंज कर सकते हैं लाइन पे, ठीक है। मेंटेनेंस दैट विल डिटेक्ट ऑब्वियस अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन, डिस्क्रिप्शन, माल फंक्शंस। तो यहाँ पे ज्यादा हमें एक्सटेंसिव इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, विजुअल से हो सकता है, कुछ पैनल ओपन करना होगा, कुछ पोर्ट ओपन करना होगा, तो वो भी हमारा लाइन में आ जाएगा। रिपेयर मॉडिफिकेशंस, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डिसिप्लिनरी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारा लाइन में हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा, अदर देन लाइन मेंटेनेंस विल बी द बेस मेंटेनेंस। सिंपल है, यही बताया ना मैं आपको अभी फर्स्ट डेफिनेशन जब बताया था, लाइन को छोड़ दो तो सब बेस हो जाएगा, बस ऐसे ही। अब एक और पॉइंट है, क्या बेस मेंटेनेंस का टास्क, अभी डीसी ने पूछा नहीं कभी क्वेश्चन, बट मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर में लिखा था कि मैं कैरिड आउट बेस मेंटेनेंस टास्क अंडर लाइन मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है चार्ली में वो पॉइंट, क्या हम बेस मेंटेनेंस का टास्क अंडर लाइन मेंटेनेंस में कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जो हमारा बेस मेंटेनेंस का मैनेजर होगा, बीएमएम, सॉरी बेस नहीं, जो हमारा क्यूएम होगा, अब क्यूएम तो है नहीं, अब क्या है, सीएमएम है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर, हमें ये डिफाइन करेगा रिटन में कि हमारे लाइन पे वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है विच इज अवेलेबल इन द बेस मेंटेनेंस। तो दोज टास्क वी कैन कैरिड आउट इन द लाइन मेंटेनेंस, वो पर्टिकुलर टास्क हम लाइन मेंटेनेंस में कैरी आउट कर सकते हैं। सिंपल है, हर एक चीज का ब्रेकआउट भी है। अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो ऑर्गेनाइजेशंस मैं आपको बताऊंगा ना, तो क्या होगा ना, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी ऑर्गेनाइजेशंस बताने में, अभी इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि और भी ज़्यादा कंफ्यूजन आएगी। तो पहले मैं आपका एक बहुत सिंपल सा डाउट क्लियर कर दूंगा जो मैक्सिमम लोगों का रहता है, ठीक है, जो कि 145 से ही रहे हैं, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगा कि सर्टिफाइंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ है कौन, ठीक है। तो वो मैं डाउट आप लोग का कवर कर देता हूँ आज की क्लास में, ठीक है। एक मिनट। तो ना कि ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करना है मुझे अभी, क्योंकि ये अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अगर मैं समझा दिया तो इधर। तो इजी पॉइंट्स, इजी नहीं है, वो भी डिफिकल्टी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बट इंटरेस्टिंग टू नो है ना, आपको अच्छा लगेगा जान के। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको समझाने लग गया ना A1 A2 A3 A4, तो फिर आप और ज़्यादा बोर्डम फील करोगे कि कॉम्प्लिकेट लगेगा फिर आपको। तो ये सब तभी समझो जब आपको एकदम कंटिन्यूअस क्लास में आ जाओगे तब, ठीक है। तो अभी मैं अच्छा वाला पॉइंट बताऊंगा, लाइक व्हाट इज द फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको बता दिया बेस मेंटेनेंस है तो हैंगर मैंडेटरी है, बिना हैंगर का बेस होता ही नहीं। कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए बस वर्कशॉप चाहिए, वी रिक्वायर्ड ओनली वर्कशॉप। ऑफिस तो हर जगह होना चाहिए, चाहे बेस हो या लाइन हो। क्या लाइन पे हम हैंगर रख सकते हैं? रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डीसी बोलता है यू कैन, डीसी को कोई इशू नहीं है। लाइक देखो नॉट इसेंशियल, डीसी बोलता है इसेंशियल नहीं है बट
अगर आपके पास फैसिलिटी, आपके पास बहुत पैसा है, रखो ना, लाइन पे भी हैंगर रखो, कोई इशू नहीं है। बट लाइन पे हैंगर रख के क्या करेंगे जब काम नहीं करेंगे तो? सिंपल सी बात है ना। अब ये भी समझ में आता है कि हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लाइक स्टार एयर, हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और हमें मेंटेनेंस करना है, हम हैंगर की फैसिलिटी तो नहीं रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम हैंगर कॉन्ट्रैक्ट करें। क्या हैंगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? यस, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द हैंगर ऑल्सो। अब वो कैसे होगा? तो डीजीसीए ने ये रूल्स बता दिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीसीए ने क्या बोला कि फैसिलिटी रिक्वायरमेंट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे डीसीए ने क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ से, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द हैंगर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? पॉइंट 1, वेयर द हैंगर इज नॉट ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू हैव नॉट हैंगर इट मे बी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ प्रूफ ऑफ टेनेंसी। अब ये पॉइंट क्यों लिख रहा है आप समझना। इन एडिशन सफिशिएंसी ऑफ हैंगर स्पेस टू कैरी आउट बेस मेंटेनेंस शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट हैंगर विजिट प्लान रिलेटेड इंटेंडेड मेंटेनेंस एक्टिविटी। द हैंगर विजिट प्लान शुड बी द रिपीटेड शुड बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये क्या पॉइंट है? तो क्लियरली समझना पड़ता है इस एआर के लाइन को ब्रेक करके, तब आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे कहीं लिखा क्या? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। आप बोलोगे सर अपने आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट, इसने बोला अगर हैंगर आपका नहीं है, सिंपल है, आपका नहीं है मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी अल्फा ऑर्गेनाइजेशन से हैंगर को, लाइक इंडिगो भी करती है ना अपना मेंटेनेंस, बहुत सारा मेंटेनेंस कहीं और से कराती है, एमआरओ से कराती है, एयर एयर इंडिया भी कराती थी ना, एआईएसएल से कराती है, एयर इंडिया भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं एआईएसएल करते हैं एयर इंडिया के। तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड ही तो है सब। तो अब ये अल्फा से इन्होंने हैंगर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस हैंगर को विजिट करें और देखें कि जो बेस मेंटेनेंस का हमारा प्रोसीजर है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस क्या ये अल्फा ऑर्गेनाइजेशन अपने हैंगर में प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो डीजीसीए चाहता है। सो यू हैव टू मेक अ हैंगर विजिट प्लान, और इसी हैंगर विजिट प्लान के अकॉर्डिंग आप जाओगे अल्फा के पास और बोलोगे कि मुझे विजिट करना है, मुझे देखना है, मुझे क्वालिटी चेक करना है आपके हैंगर की, और वो क्या CR 145 को कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मेरे एयरक्राफ्ट के लिए आपका हैंगर सूटेबल है कि नहीं है। और वो हैंगर विजिट प्लान रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करोगे एज पर डीजीसीए। डीजीसीए अगर कोई चेंजेस कर रहा है तो आपको भी चेंजेस करना है। कोई आपकी न्यू रिक्वायरमेंट है तो हैंगर में भी वो रिक्वायरमेंट मांगोगे आप कि नहीं मेरे पास ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके हैंगर में होना चाहिए, तभी हम मेंटेनेंस कराएंगे। इफ हैंगर के पास नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, इफ हैंगर के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हैंगर क्वालिटी ऑडिट होती है, क्वालिटी ऑडिट में हैंगर पकड़ा जाता है कि नहीं है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैंगर का कुछ जाता है? कुछ भी नहीं जाएगा। आपने विजिट प्लान बनाया, आपने नहीं देखा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। डीजीसीए आपको फाइंडिंग देके जाएगा, ना कि हैंगर को, ये समझना। तो लाइक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी को भी, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट आपसे जो वादा किया है ना बॉन्ड पे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वादा किया है वो निभाएगा। बट डीजीसीए उसको नहीं पकड़ेगा, डीजीसीए आपको पकड़ेगा पहले, ठीक है, कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट किया तो देखा क्यों नहीं कि उसके पास ये नहीं था या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंप्लायंस नहीं कर रहा। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की होती है, ठीक है। तो अब डीसीए ने क्या मेंशन किया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे लिखा था, वेयर द हैंगर इज नॉट ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी नेसेसरी टू एस्टैब्लिश, बस इतना क्वेश्चन था। आंसर था प्रूफ ऑफ टेनेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ठीक है। तो ये है, तो बड़ा अच्छा लाइन है, बट सब कोई इसको समझता नहीं है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि उतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा नहीं गया है। ऐसे यार स्ट्रेट फॉरवर्ड होता भी नहीं है। स्टोरेज की फैसिलिटी है, होनी चाहिए। स्टोरेज पे अब लाइक रैकेज बना रहे हो आप, तो रैक स्ट्रांग होने चाहिए, सिंपल है। स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, ऐसा तो नहीं है आपने कंपोनेंट रखा रैक ब्रेक हो गया, तो उतना तो स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। कंपोनेंट मेंटेनेंस जो भी कर रहे हो उनके जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग ये थोड़ी कि अपने मन से कुछ भी पैकेज कर दिया, ऐसा नहीं है। तो पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस है, देखो यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज रिकमेंडेशंस। मैन्युफैक्चरर ने जो स्टोरेज की रिकमेंडेशंस दिया है, गाइडलाइन दिया, हम उनको फॉलो करके ही स्टोर कर सकते हैं। लाइक व्हील हो गया, तो व्हील डार्क रूम में रखते हैं, टायर एयरक्राफ्ट की डार्क रूम में रखते हैं, कोल्ड रूम रहता है, डार्क एंड कोल्ड रूम, यूवी रे से व्हील खराब होता है। अब आप सोचोगे अच्छा
तो अब क्या होता है, जब आप दिल्ली बेस पे देखोगे तो बहुत सारे एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, और इंडिगो के एयरक्राफ्ट तो लाइन से इंडिगो के दिख जाएंगे जो ग्राउंडेड है पता नहीं कितने कितने महीने सालों से। उन एयरक्राफ्ट की व्हील देखोगे ना तो एल्युमिनियम फॉयल से लपेटे गए हैं। क्यों? इसीलिए रीजन है, यूवी लाइट से बचाना है, व्हील बचेगी वरना व्हील बेकार हो जाएगा। तो जब इंस्पेक्शन करना होगा वो इंस्पेक्शन करते हैं, फिर वो उसे रैप कर देते हैं एल्युमिनियम फॉयल से। बचाना है यूवी रे से, और रेन से बचाना है, यूवी रे से बचाना है। अगर ऑपरेटेड है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑपरेटेड है तो चेंज होता रहता है, बट जब ऑपरेटेड नहीं है, ग्राउंडेड है, तो उसको सेव करना है, ठीक है। वरना क्या होगा, अब सोचोगे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है तो क्यों हम सेव करें, भाई सेव नहीं करोगे तो उसका एक्सेल चला जाएगा, लैंडिंग गियर चला जाएगा, तो भाई सब तो देखना है। तो व्हील तो नया ही लगाओगे, व्हील खराब होगा तो दोबारा लगाओगे, भले ही ग्राउंडेड है, एयरक्राफ्ट को तो सेफ रखना है। तो ऐसे पैकेजिंग होती है एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। रिक्वायरमेंट में हमारा फर्स्ट पर्सन आता है अकाउंटेबल मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अकाउंटेबल मैनेजर हु हैज द कॉर्पोरेट अथॉरिटी फॉर द इंश्योरिंग द ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटीज, ठीक है। ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंस के लिए और कैरिड आउट मेंटेनेंस के लिए कि ये सीएआर के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप समझ रहे हो, अकाउंटेबल मैनेजर इज नॉट फ्रॉम द एविएशन बैकग्राउंड, सिंपल सी लाइन है। वो एविएशन बैकग्राउंड का नहीं है, उसको कुछ नहीं पता सीएआर के बारे में, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता है, पढ़ा लिखा तो है ना। जब पढ़ा लिखा है तो सीएआर भी समझता होगा, बट वो कैसे समझ पाएगा कि जो मेंटेनेंस हुआ वो सीएआर के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसमें तो बेवकूफ बना सकते हो। इसीलिए सीएमएम रहेगा, इसीलिए क्वालिटी मैनेजर होता है। क्वालिटी मैनेजर एविएशन का ही रहेगा, एविएशन का बैकग्राउंड का होना चाहिए, एविएशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजर की। तो कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे तभी आप किसी एयरलाइन की सीएमएम बन सकते हो, एएम बन सकते हो। डीसीएन ये रिक्वायरमेंट अब रख दिया, पहले मेंशन नहीं था सीएआर में, अब डीसीएन है सीएआर में प्रॉपर मेंशन कर दिया मैनेजमेंट वाले पार्ट में। 200 8.200 में आप देखोगे तो वहां पे यहाँ पे भी है, अभी दिखाऊंगा आपको। रिक्वायरमेंट मेंशन कर दिया, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए तभी आप अल्फा या ब्रावो या चार्ली है, इसमें कई सारे पॉइंट है, अल्फा या ब्रावो या चार्ली है चार्ली ब्रावो, इसमें से किसी भी कोई भी मेंबर आप बनना चाहते हो तो ये रिक्वायरमेंट है, आपको फुलफिल करना होगा। तो अभी मैं बेसिक आपको समझता हूँ, बहुत डीप में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो सीएमएम जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर है उसको पता है ना अच्छे से कि मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, तो सीएमएम विल गिव फीडबैक टू द अकाउंटेबल मैनेजर। इसीलिए इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी एयरलाइन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी टाइप रेटिंग कॉलेज को या फिर आपका कॉलेज है 147 को रन करने के लिए। तो आप देखोगे आपका अकाउंटेबल मैनेजर जिसे ट्रेनिंग मैनेजर बोलते हैं, और आपका जो सीएमएम है क्वालिटी मैनेजर जिसे बोलते हैं, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि इनके बिना कोऑर्डिनेशन के कॉलेज रन नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। तो इनके बीच बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके बिटवीन जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत अच्छा होना चाहिए, बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी बाउंड्री नहीं होना चाहिए, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो एयरलाइन, वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके साथ से वो चलता है, ठीक है। तो ये मेजर पर्सन है किसी भी एयरलाइन के पर्सनल रिक्वायरमेंट में, सबसे मेजर बॉडी है अकाउंटेबल मैनेजर एंड सीएमएम, कंप्लायंस मॉनिटरिंग मैनेजर तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। क्या आप जा सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो, अवश्य जरूर बन सकते हो भाई। अभी मेरा मैं इंडिगो में था, तो मेरा जो मैनेजर था अभी वो उसके लिए हो गया, क्या बोलते हैं उसका एडी आ गया, एसोसिएट डायरेक्टरेट, एसोसिएट डायरेक्टरेट के बाद डायरेक्टर आएगा, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, समझ रहा हूँ। तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कितना हो गया, जब इंडिगो ओपन हुआ था तब से वो इंडिगो में है, तो उसका 17-18 साल से ज़्यादा इंडिगो में हो गया है, तब जाके आया है। इंडिगो में मैनेजर बनना आसान नहीं है, इंडिगो में 10 साल से ज़्यादा लग जाएगा फुल स्कोप पाने के बाद भी, टोटल एक्सपीरियंस 10 ईयर्स लगेंगे तब इंडिगो मैनेजर बनोगे। इंडिगो बहुत बड़ी एयरलाइन है, सार के पूरा, और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन है ना कि आपका मैनेजर आने में 10-12 साल लग गया। अभी मेरा जो मेंटर था, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो मेंटर था प्रतीक भट्ट, वो लखनऊ के थे, तो उनको कितना लग गया, उनको 16 ईयर्स लग गए। उनको जब 16 ईयर्स अभी कंप्लीट हुआ है, इस साल उनका 16 ईयर्स हो गया, अब जाके वो मैनेजर बने, अब वो दिल्ली बेस पे ट्रांसफर हो गए हैं। मैनेजर बनते ही ट्रांसफर मिलेगा आपको,
तो वो फ्लीट इंजीनियर है, अब दिल्ली बेस पे आ गया, मैनेजर बने थे। अब मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बनेगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर बनने के बाद 3 से 4 साल में आपका आएगा एडी, एसोसिएट डायरेक्टर, फिर आएगा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर आते आते 20 साल पार कर जाओगे आप किसी एयरलाइन में। बट एयर इंडिया में आसान है, एयर इंडिया में जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। बट एयर इंडिया का मैनेजर और इंडिगो का मैनेजर में आसमान जमीन का फर्क है। फर्क मीन्स पोस्ट का डिफरेंसेस है। लाइक इंडिगो में जो फ्लीट इंजीनियर होता है, एयर इंडिया में वो मैनेजर है। मीन्स जो फ्लीट इंजीनियर का पोस्ट है वही एयर इंडिया उसको मैनेजर बोलता है, बट एक्चुअल तो वो तो दूसरा पोस्ट है ना। तो इंडिगो मैनेजर मतलब स्टेशन इंचार्ज बोलता है, स्टेशन पूरा संभाल रहा है। और एयर इंडिया में एसोसिएट मैनेजर मीन्स जो फ्लीट इंजीनियर है, मतलब जो भी फ्लीट इंजीनियर है वो मैनेजर है, मतलब जिसके पास फुल स्कोप है वो मैनेजर है। तो क्या वो मैनेजर है तो क्या वो पूरा स्टेशन का इंचार्ज है? नहीं, स्टेशन का इंचार्ज नहीं है भाई। तो ये सब जो रूल्स है ना, ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। तो इसलिए इंडिगो में मैनेजर का मीनिंग बहुत बड़ा ओहदा हो गया। मीन्स वो पोस्ट बहुत हायर है, आप स्टेशन इंचार्ज हो। तो मेरे जो मैनेजर हैं, मेरे मैनेजर थे मतलब इंडिगो में, जब मैं इंडिगो में था, तो वहां का जो मैनेजर है अंकित गोयल, वो 5 स्टेशन के मैनेजर है, केवल लखनऊ का मैनेजर नहीं है। आगरा का भी वही मैनेजर है, अयोध्या का भी वही मैनेजर है, लखनऊ का भी वही मैनेजर है, और इधर का IXC करके एक है रायपुर का, वही मैनेजर, ग्वालियर का वही मैनेजर है। तो वो 5 बेस के मैनेजर है, अकेला मैनेजर है, और 5 बेस का अकाउंटेबिलिटी देखता है। और वो डिसाइड करेगा कि कौन से स्टाफ कितने हैं, मैन पावर है कि नहीं है 5 बेस पे। और वो बैठा कहाँ पे है? लखनऊ पे। तो लखनऊ पे बैठ के 5 स्टेशन मेंटेन कर रहा है, उसके पास बहुत बड़ा बर्डन है। तो वो एक्चुअल में वो मैनेजर है, ना कि एयर इंडिया में फ्लीट इंजीनियर बन के आप मैनेजर बस नाम ले लिए हो, आपके कार्ड पे लिख दिया गया यू आर एसोसिएट मैनेजर, बट आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेशन की, तो वो मैनेजर नहीं है। मतलब डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन यार। तो क्या एयर इंडिगो जैसा सैलरी है? नहीं मिलेगा। तो एयर इंडिया मैनेजर बनना आसान है, मतलब नाम जल्दी मिल जाता है, बट जो वर्क का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिगो से कंपेयर करोगे तो लो लगेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं है जो इंडिगो के मैनेजर के पास है। तो इंडिगो में मैनेजर बनना मतलब आप हायर अथॉरिटी पे हो, आपका पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो इंडिगो मैनेजर बनने में आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे, 15 साल से पहले बनोगे। तो ये सब है, समझ रहे हो ना, क्योंकि पोस्ट का नाम सब हर एक एयरलाइन में अलग अलग है। लाइक इंडिगो टेक्नीशियन बोलता है, यहाँ पे सर्विस इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है पोस्ट पे। तो पोस्ट में भी देखना पड़ेगा ना कि पोस्ट की अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि अगर ये पोस्ट है, ये मैनेजर पोस्ट है, तो बट उसका वर्क देखो वो कर क्या रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो मैनेजर बस नाम लेने से आप मैनेजर थोड़ी हो गए, बस नाम है आपके पास कि यू आर अ मैनेजर, ठीक है। मेरे को बाद में ये पता चला था, जब मैं ज्वाइन हुआ तब पता था। मैं देखता था कि मतलब जो भी आते थे एयरक्राफ्ट पे सब एसोसिएट मैनेजर। मैं सोच रहा था अरे यार यहाँ पे सब कोई एसोसिएट मैनेजर है, सब मेरे साथ फ्लाइट पे जो भी आता है सब मैनेजर ही आते हैं क्या? कितने मैनेजर घूम रहे हैं? तो फिर मैंने अपने सर से बात किया कि सर यहाँ सब मैनेजर ही मैनेजर आते हैं मेरे फ्लाइट पे। जब मैं देखता हूँ तो B2 में या B1 में जो भी फुल स्कोप मतलब ऐसा आ रहा है। तो सर हंसने लगे, बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे फुल स्कोप होगा ना, तो फुल स्कोप के बाद फ्लीट इंजीनियर अगर तू है मतलब तू मैनेजर है, एसोसिएट मैनेजर है। इंडिगो में ऐसा नहीं है, इंडिगो में यू आर अ फ्लीट इंजीनियर नॉट अ मैनेजर। डायरेक्टली इंडिगो बोलता है यू आर अ फ्लीट इंजीनियर। मैनेजर मीन्स यू आर अ स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन पूरा कंट्रोल है आपके हाथ में, अकेला बाप हो उसके, ऐसा है। तो इंडिगो मैनेजर बनना मतलब बड़ी पोस्ट है। एयर इंडिया मैनेजर बनना मतलब फ्लीट इंजीनियर, मतलब इंडिगो के फ्लीट इंजीनियर, एयर इंडिया का मैनेजर एसोसिएट मैनेजर, सेम मतलब सेम पोस्ट है। एयर इंडिया का एसोसिएट मैनेजर, इनका फ्लीट इंजीनियर, ऐसा है। हर जगह थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है, हर एक एयरलाइन की अपनी अपनी कल्चर है। मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक नाम का बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि वहाँ पे एसोसिएट मैनेजर है तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, नहीं। और इंडिगो का मैनेजर में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि लोगों को लगेगा ऐसा देख के कि इंडिगो मैनेजर में 15 साल लग जा रहे हैं, एयर इंडिया में जल्दी बन जा रहे हैं 6 साल में। तो ऐसा नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी देखो कि उसके पास अकाउंटेबिलिटी क्या है। वो मैनेजर है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कुछ है भी कि नहीं है कि बस नाम बस मिल गया मैनेजर का, ये सब देखना पड़ेगा। तो अकाउंटेबल मैनेजर इज द ओवरऑल अथॉरिटी। अब पॉइंट क्या आता है कि अकाउंटेबल मैनेजर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब 2 पॉइंट होती है, समझना इसको। अकाउंटेबल मैनेजर मे बी द सीईओ, अब मे नॉट बी सीईओ। अकाउंटेबल मैनेजर सीईओ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ अकाउंटेबल मैनेजर इज नॉट अ सीईओ,
सो हमारा जो एमओई का फर्स्ट पेज होता है, एमओई के फर्स्ट पेज में जो पॉलिसी साइन होता है, सेफ्टी पॉलिसी पे अकाउंटेबल मैनेजर का साइन होगा और सीईओ का काउंटर साइन होगा। और अगर सीईओ सेम है, अकाउंटेबल मैनेजर ही सीईओ है, तो केवल अकाउंटेबल मैनेजर साइन करेगा, काउंटर साइन की जरूरत नहीं है। बट अगर सीईओ डिफरेंट है, अकाउंटेबल मैनेजर डिफरेंट है, दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो दोनों का साइन होगा। तो सीईओ का काउंटर साइन, अकाउंटेबल मैनेजर का मेन साइन। तो ये डीजीसीए ने एग्जाम में पूछा था। तो जब एमओई आपको बताऊंगा A.70, तो ये पॉइंट आपको बताऊंगा, वहां पे लिखा है। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है अकाउंटेबल मैनेजर मे बी द सीईओ या मे नॉट बी सीईओ, है ना। दोनों अलग भी हो सकते हैं, सेम भी बना सकते हैं। एक ही बंदे को दोनों पोस्ट दे दो, अकाउंटेबल मैनेजर बना दो, सीईओ भी बना दो। अब अकाउंटेबल मैनेजर सीईओ नहीं है तो क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, फीडबैक, नो बाउंड्री, जो मैं बताया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो एयरलाइन गिर जाएगी, डूब जाएगा, रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये दोनों एकदम चिपके चिपके बंदे होते हैं, रहते हैं, उनको एक दूसरे का पूरा खबर होता है। मीन्स एयरलाइन का, पर्सनल नहीं, एयरलाइन का खबर होता है क्या होना है। सो अब आप समझ जाओगे कि सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। सो अब बहुत क्लियर है, एएम इज इक्वल टू सीएमएम इज इक्वल टू सीईओ। इनमें कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, नो एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो एयरलाइन कभी रन नहीं कर पाएगी, एयरलाइन गिर जाएगा, सिंपल। अब आप जैसे एक आपको नया नया जिंदा एग्जांपल देता हूँ, जिंदा मतलब एकदम नया नया एग्जांपल। इंडिगो के सीईओ ने, पीटर एल्बर्ट्स ने रिजाइन किया, सबको पता है, तुरंत रिजाइन किया, नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना पड़ा। देखो बड़े बड़े लोग यार, बड़े लोग इतने बड़े पोस्ट पे, उनको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना पड़ रहा, बस रिजाइन दे दिया मतलब निकल गए, सिंपल, एयरलाइन छोड़ दिया, नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व करना पड़ रहा है। हम लोग यार, हम लोग लगता है जैसे हम लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम लोग को नोटिस पीरियड सर्व करना है। वो बड़ा पोस्ट होल्डर है, उसको नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना है, बट हम लोग को जरूर करना है, 3 महीने का, 4 महीने का। हम इंडिगो में 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर गए हैं। अब तो इंडिगो में किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन हो गए तो 2 महीने का रहेगा, ट्रेनी एम ही हो तो 3 महीने का। अब एयर इंडिया में आया 3 महीने का नोटिस पीरियड, फ्लाइट क्रू में आ जाओगे तो 5 से 6 महीने का नोटिस पीरियड। अब कैप्टन हो तो 8 महीने का नोटिस पीरियड। भाई हम लोग जैसा लगता है ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हम लोग का नोटिस पीरियड ज्यादा है। और जो बड़े पोस्ट होल्डर है उनका एक भी दिन का नहीं है, बस रिजाइन दे दिया, खत्म कहानी। ऐसा होना चाहिए ना, जिस दिन रिजाइन दिया उस दिन निकल गया कंपनी से, साफ बाहर। नोटिस पीरियड वही बोलते हैं ना, जो भाई लोअर लेवल पे होते हैं ना, सारी झमेला उन्हीं के लिए कंपनी बनाती है, बाकी जिनके पास पैसा है कुछ नहीं। सो मेरा प्रॉब्लम ये सब बातें नहीं थी। पॉइंट ये था कि पीटर एल्बर्ट्स ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने चले गए। क्यों रिजाइन हुआ? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था। इंडिगो एयरलाइन को क्या पीटर एल्बर्ट से प्रॉब्लम थी? नहीं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम थी। क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी तो लाइन लगी है, पॉलिटिक्स चल रहा है ना, कि भैया इसने गलती की है, इंडिगो के इतने फ्लाइट डिसरप्ट हुए हैं, इतना ज्यादा एयरक्राफ्ट डाउन रहे हैं, इसके मिसमैनेजमेंट की वजह से, इसको हटाओ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अब सबको मौका मिल गया। तो जब आप गिरते हो ना कहीं पे, तो जितने लोग होते हैं आपके अगल बगल जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपको गिराने के लिए एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि अब आपको तुरंत गिराया जाए और वहां पे अपने आप को अच्छा साबित किया जाए। तो बस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बोर्ड मेंबर्स में, इनको गिरा दिया गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो एयरलाइन क्या करेंगे? बॉन्ड में डिस्टर्ब आएगा, शेयर में डिस्टर्बेंस आएगी। तो भाई जब मेन लीडर है इंडिगो का, उसको फैसला तो लेना पड़ेगा, तो इनसे रिजाइन ले लिया गया, इनको हटा दिया गया, सिंपल। समझना, ये सब गेम है। मैं सर्टिफाइंग स्टाफ का बताने वाला था। यहाँ पे देखो नॉमिनेटेड पर्सन जो भी है, जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैं सबका बताया नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, अब डीजीसीए ने मेंशन किया, ब्रावो चार्ली चार्ली अल्फा, सबके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट डीसीसीए ने मेंशन कर दिया। सीएमएम का, सिंपली सीएमएम हमारा इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होंगे, बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनका भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, कितना कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एविएशन का रिक्वायर्ड एविएशन में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेफ्टी मैनेजर हो तो उसके लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब डीसी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहले इतना ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर रहा था डीसी, ठीक है, तो अभी डीसी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्लास ओवर करने से पहले मैं फीस डिटेल बता दूंगा, देखो, ठीक है, इतना है, 1000 से 1.4K तक का फीस है,
ठीक है, रेगुलर सेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें वेरी है फीस, ठीक है। तो 1200 मतलब कॉलेज स्टूडेंट का है, बट 1K हम लोग डिस्काउंट तक रखेंगे, 1K तक हम आपको दे देंगे, ठीक है। और जो एम्प्लॉयड है उनके लिए डिस्काउंट नहीं है, 1.4 है डायरेक्ट, ठीक है। बट अगर मुझे लगेगा तो मैं 1.3 कर दूंगा, बट कॉलेज स्टूडेंट के लिए 1K रहेगा। और कब तक रहेगा, 2 से 3 दिन तक का डिस्काउंट वैलिड रखूंगा आपके लिए। तो वो आपको डिटेल भेज दूंगा ग्रुप में, जो डेमो, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करना और डेमो ग्रुप में नहीं होंगे तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को ज्वाइन करना है, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, डेमो ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये रहेगा, ये भेज दूंगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना, एक्चुअली मैं डिटेल भेज दूंगा, अभी क्लास ओवर होगा तो बाई नाइट मैं आपको ये डिटेल भेज दूंगा। अब मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना है, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, आप ज्वाइन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इट्स ऑन यू। हमें क्या बताना था जो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब भी डेमो लेता हूँ तो मेरे को ये बस ये नहीं दिखाना है कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, मेरे को इसमें कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं लोगों की बहुत हेल्प करता हूँ, मुझे पता है लोग मेरे को अच्छी दुआएं देते हैं नहीं देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए लोगों से, मैं फ्री का मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं चाहिए। मैं जब भी डेमो क्लास करता हूँ मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मेरे डेमो क्लास में आता है, कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, लड़का हो, डजंट मैटर, वो इनपुट बहुत अच्छा लेके जाए, अपना करियर अच्छा बनाए। क्योंकि मैं मीडियम नहीं कहूँ, मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड से रहा हूँ, मेरे पापा नहीं रहे थे, बचपन में चले गए थे, और बहुत मेहनत से मैं कैसे कर करके मैंने एमई पास आउट किया। पैसे नहीं थे, पढ़ाता था तो ताकि पैसे मिल जाए, एमई पास हो जाऊँ, गवर्नमेंट से पढ़ा था। तो ये सब मेरा सीन था, बहुत अलग ही कहानी है। तो मैं सबको समझता हूँ जो भी मिडिल बैकग्राउंड से हो या लोअर बैकग्राउंड से हो, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, फैमिली जनरेशन चेंज करना है, मैं मदद करता हूँ। इसीलिए मैंने बहुत फेस किया अपने मॉडल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कोई गाइड नहीं था, तो मैंने बनाया, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। इवन अगर आप ट्रेनी एमी जब बनते हो, आपके पास सारे पेपर हो जाएगा, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेनी एमी, आप लोग वहाँ पे आना, मैं ट्रेनी एमी के लिए भी गाइड कर रहा हूँ, ट्रेनी एमी के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वो फ्री है अभी तो ट्रेनी एमी का, बट जब मैं कोर्स के लिए मतलब लाइक डीजीसीए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा तो वो गाइड करूंगा। बट अभी डीसीए के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रेनी एमी इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहा हूँ सबके लिए। T1 पढ़ाना और बोइंग का मैनुअल पढ़ाना, उसको गाइड करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो जब इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, वो तब की बात है। बट मैं हर एक पॉइंट पे मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों को, ताकि कुछ अच्छा गेट कर जाओ। बाकी इसमें तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, वैसे भी फ्री में जानती हूँ क्या ही मिलता है, बट हेल्प हो जाती है लोगों को, वो बहुत सुकून मिलता है उससे। अब क्या है, लाइन और बेस में आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो लाइन एंड बेस मेंटेनेंस में मेरे को क्या बताना था, बेस में कॉम्प्लेक्स में केवल कैटेगरी सी सर्टिफाइंग स्टाफ होगा, इतना समझना। ये क्लास में मैं अच्छे से 145 में देखोगे तो वहां पे भी हो जाएगा, बट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो क्लास में भी आप ये सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। 145 में इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी अपने पास से नहीं बताता मैं। तो बेस में कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट पे अगर आपको साइन करना है, सीआरएस देना है, तो यू हैव कैटेगरी सी लाइसेंसिंग होना चाहिए, जो हैव टू कैटेगरी सी लाइसेंस, है ना। आप अगर आपके पास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना, कैटेगरी सी का नहीं है तो। और अदर देन कॉम्प्लेक्स पे आपको साइन करना है, तो आपके पास B1 है, B2 है, कोई भी है, बस फुल स्कोप है, ओनली फुल स्कोप है, तो भी आप साइन कर लोगे अदर देन कॉम्प्लेक्स पे। और क्या आपके पास कैट सी है तो क्या साइन नहीं कर लोगे, तब भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है। बट इसलिए ये बोलता है कि बेस में इफ यू वांट टू साइनिंग अ कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, तो यू मस्ट हैव कैटेगरी सी लाइसेंस, है ना। बिना कैटेगरी सी लाइसेंस के आप कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट पे सीआरएस नहीं दे सकते। तो बेस का बहुत सिंपल क्लियर हो गया ना कि सर बेस में कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट को अगर साइन करना है तो कैटेगरी सी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट है, तो एनी फुल स्कोप इंजीनियर कैन साइन द अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, इवन कैटेगरी सी कैन साइन द अदर देन कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, मींस रिलीज साइन कर सकता है। अब एक क्वेश्चन डीसीए ने पूछा था, क्या कैट सी कैन साइन इन लाइन मेंटेनेंस, कई लोगों ने टिक कर दिया था हाँ, लाइन मेंटेनेंस साइन कर सकता है। नहीं कर सकता, वो बेस का बंदा है, लाइन इज द वेरी डिफरेंट थिंग्स, है ना। लाइन में कैटेगरी सी वाला पर्सन नहीं साइन कर सकता, B1 साइन कर सकता है, फुल स्कोप साइन कर, फुल स्कोप मींस B1 B2 B3, ये इंजीनियर B1.3 ये सब फुल स्कोप मींस, ठीक है। और नॉर्मल मींस मतलब कैटे, और फुल स्कोप नहीं है मतलब B2 विद लिमिटेशन B2L, ये भी फुल स्कोप प्रॉपर नहीं है, लिमिटेशन के साथ में, ठीक है। तो ये लोग लाइन पे कैटेगरी सी कभी नहीं साइन कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइन की रिक्वायरमेंट अब क्या है, लाइन में आप समझ जाओ। लाइन में साइन कर सकता है कैट ए, B1 B2 B3 B1.3
ठीक है, ये सब लाइन में काम कर सकते हैं, B2L भी है, ये सब लाइन में सर्टिफाइंग स्टाफ होंगे। बट अब डीसी ने क्या मेंशन किया आपके 145 में कि कैटेगरी ए सर्टिफाइंग स्टाफ लाइन में साइन कर सकता है, बट जो रिक्वायरमेंट ऑफ B1 B2 B3 B1.3 है लाइन में, वो कैट ए रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो कैट ए है, क्योंकि देखो कैट ए तो लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन इंजीनियर है, तो क्या वो B1 B2 के रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। लाइक एक एग्जांपल, बॉडिट हो जाए, बॉडिट कैट ए के अंडर नहीं आता, बॉडिट साइन नहीं कर सकता कैट ए, बॉडी का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, वो B1 का टास्क है और वो 2 से 3 घंटे का टास्क है, तो B1 इंस्पेक्ट करेगा तब जाके B1 रिलीज साइन करेगा, कैट ए नहीं कर सकता, बॉडी तो उसके स्कोप में है ही नहीं। हार्ड लैंडिंग हो गया, कैट ए साइन कर सकता है? नहीं कर सकता। इंडिगो के कैट ए, अब एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इंडिगो के कैट ए के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन एयर इंडिया कैट ए। देखो मैं कोई डिफेम तो नहीं कर रहा हूँ, बस कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो ये मत समझना कि सर ये डिफेम कर रहे हैं, डिफेम वाली पॉइंट नहीं है, बस वर्क बर्डन बता रहा हूँ आपको, कहाँ पे एडवांटेज है कहाँ पे डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, आई एम जस्ट कंपेयरिंग। तो इंडिगो का जो कैट इंजीनियर है वो बहुत बर्डन वाला इंजीनियर है, उसके पास इतना वर्क प्रेशर है ना, मोर देन 150 टास्क साइन कर रहा है, मोर देन 150 टास्क कैटे के स्कोप में है। बट एआई में एकदम चिल इंजीनियर है, कुछ भी करना नहीं है, 35 टास्क है ओजीटी में। तो जब भी अगर कैट इंजीनियर आप बनने वाले हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जरूर आप एआई ज्वाइन करिएगा। मैं देखो किसी का डिफेम नहीं कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप कहाँ जाना चाहते हो, बट जहाँ पे वर्क प्रेशर कम रहता है लोग वही जाना चाहते हैं। आप आज के टाइम पे आप देख भी रहे हो कि सब कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, तो वह इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि एक जगह वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पागल हो जा रहे हैं। एक जगह वर्क प्रेशर देख लो ना, यहाँ पे 150 मोर देन 150 ओजीटी टास्क है, तो 150 टास्क आप साइन कर सकते हो अकेला कैटे, और यहाँ पे 35 टास्क, तो यू कैन ओनली साइन द 35 टास्क। तो 35 टास्क के अंदर जो भी काम होगा बस उतना ही करोगे ना, उससे बाहर का नहीं करोगे, सिंपल है। तो वर्क प्रेशर कम है। अब मोर देन 150 टास्क है, मतलब कोई किसी भी शिफ्ट में पहुंच जाओगे ना, 150 से ज्यादा टास्क है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एयरक्राफ्ट में, वो तो करना ही है आपको, वहां पे B1 आएगा ही नहीं। यहाँ पे इजी है, 35 टास्क काम है तो कर रहे हो, नहीं है तो बैठे हो ट्रांजिट कर रहे हो, बस तो इजी है, सिंपल है। बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है, बाकी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। अभी मेरे को नेक्स्ट डेमो क्लास करना है। बाकी फीस डिटेल मैं आपको भेज दूंगा डेमो ग्रुप में, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं उनको पर्सनली भी भेज दूंगा, हेलो ज्वाइन कर दूंगा डेमो। हेलो हाँ बोलिए। सर कैटे लाइसेंस लाइन मेंटेनेंस का सीआरएस इशू कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बताया तो लाइन मेंटेनेंस में कैटे सीआरएस इशू कर सकता है, बट जो उनके स्कोप और में होगा वही कैटे कर सकते हैं। हाँ स्कोप ऑफ वर्क जो होगा वही। संदीप राज और गुप्ता ने पूछा कैटे मैनेजिंग सैलरी कितनी कर। हाँ हाँ, मैनेजिंग सैलरी 4 लाख से ज्यादा है पर मंथ, ऊपर है। आपका फ्लीट इंजन देखो नॉर्मल में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एयरलाइंस। अब जैसे क्या हो गया कि अब कोई ब्लू स्काई है, तो वहां पे मेरे एक सर बने थे इंजीनियर, तो उनको बस फुल स्कोप में ज्यादा नहीं मिलता, 22 23 24 का पैकेज मिलता है ना, लाख। ठीक है, बट अभी एआई उनको ज्यादा दे रहा था, तो 32 लाख से ज्यादा मिल रहा, तो वो एआई में आ रहे हैं B2 फुल स्कोप। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयरलाइन, अगर उनको पास बहुत जरूरी है तो वो आपको बहुत ज्यादा पैसे दे देंगे जितना मांगोगे, और नहीं जरूरी है तो जो मार्केट में चल रहा है वही मिलेगा। ठीक है, बाकी बातें बाद में, ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।